देखिए भाई, लास्ट टाइम मैं आपको रोटेटिंग फील्ड बता रहा था। सुनिए भाई, बस करें। लास्ट टाइम मैं रोटेटिंग फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो मैंने बताया कि फील्ड कैसे रोटेट करती है 3 फेज के केस में, ठीक है। सिंगल फेज के केस में आपकी सप्लाई कैसी होती है? पल्सेटिंग सप्लाई होती है सिंगल फेज में। और 3 फेज में कैसी होती है? रोटेटिंग, ठीक है। और रोटेट कौन सी स्पीड से करती है? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड उससे रोटेट करती है, ठीक है। इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो स्पीड आई है इसको हम आरपीएम में निकालेंगे, रिवोल्यूशन पर मिनट में निकालेंगे। आगे आप निकालना सीखोगे। पोल पे कैसे डिपेंड करता है वो आप आगे आप देखोगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम सीखेंगे अभी आगे। जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, एक बार बता दूं। मेरे पास ये रोटेटिंग मशीन थी, ये इसका स्टेटर था, ठीक है। स्टेटर पार्ट जो होता है वो स्टैटिक होता है, बाहर, ठीक है, जो बाहर लगा होता है, जो रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा स्टेटर था। इसके अंदर रोटर पार्ट होता है, इसके अंदर रोटर होता है, ठीक है। अब जरा देखिए, मैंने इसमें 3 फेज की सप्लाई डाली। देखो, स्टेटर के अंदर कोई फील्ड नहीं डाली है मैंने, सॉरी रोटर के अंदर। रोटर मेरा खाली पड़ा है, मैं सिर्फ किसको स्टडी कर रहा हूँ? स्टेटर को। और ये मेरा मोटर है, ये मेरा मोटर वाला हिस्सा है। सॉरी, मोटर बोले या जनरेटर बोले? जनरेटर से आउटपुट निकलेगी, मोटर में इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो इनपुट करेगा। और जनरेटर होता तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उससे बाहर निकलता। तो फिलहाल मैं मोटर समझा रहा हूँ। मोटर में मैं 3 फेज की सप्लाई दूंगा। ए डैश, एक बार देख लीजिए थोड़ा ब्रॉडर सेंस में, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, मैं उसी से कंटिन्यूटी बनाऊंगा। बी डैश, जरा देखो, ए इधर है, बी इधर है, ठीक है। और ये है बी डैश, और सी इधर है, सी डैश। मेरे पास एक आसान तरीका भी था इसको समझाने का, जो जनरली लोग समझाते हैं कि कैसे फील्ड में रोटेटिंग है, वो इंस्टेंट वाइज समझाते हैं। मैं वो भी तरीका अपना सकता हूँ, बट मैंने जानबूझ के वो तरीका नहीं लगाया, बिकॉज उस तरीके में कुछ कम इंफॉर्मेशन है, वो मैं बताऊंगा अभी आप। वो जस्ट एक चीज़ पे एप्लीकेबल है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा इसको, और उसके बाद वो आसान तरीका भी बताऊंगा वो। लेकिन वो केवल एक बार रोटेटिंग समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ के लिए वो हाथ खड़े कर देता है, बाकी चीज़ उससे जानकारी नहीं पता चलेगी। इस तरीके में बहुत सारी जानकारी है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। ए बी सी 3 मेरे पास कॉइल है मान लीजिए। अब तीनों में 3 फेज की सप्लाई आएगी, करंट आए, मोटर है तो करंट लेगी, ठीक है। और करंट ऑलवेज टाइम का फंक्शन होता है, स्पेस का फंक्शन नहीं होता। अगर इस वायर में करंट अगर Im sin ओमेगा टी इस वायर में, तो चाहे यहाँ पे देखो चाहे वहाँ पे देखो, करंट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, वही करंट तो उधर जाएगा। इसका मतलब करंट जो होता है वो स्पेस का फंक्शन नहीं है, करंट किसका है? टाइम का फंक्शन। तो अगर मैं करंट को लिखूं आई ए फेज का जो करंट है वो मेरा Im sin ओमेगा, ये मेरा ए फेज में करंट। मान लीजिए इसमें अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, ए फेज का करंट। तो आप मुझे बताइए, इसका जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स क्या होगा? MMF बाई रिलक्टेंस, ए फेज का फ्लक्स यही होगा। अब अगर मैं इसको पुट करूं तो बनेगा NIm बाई रिलक्टेंस साइन ऑफ ओमेगा, ये बन गया फाइम साइन ऑफ ओमेगा। ये मेरा फ्लक्स बना ए फेज का। बट एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है? ये तो सिर्फ टाइम का फंक्शन है, असल में फ्लक्स जो है वो स्पेस का फंक्शन भी है। अगर अलग अलग पोजिशन में देखो, इनको मान लो ये है ही नहीं है, ए बी सी ये सब है ही नहीं कोई। आपने यहाँ पे करंट दिया, इधर से करंट निकल रहा है, मान लीजिए डॉट है, इसमें निकल रहा है और क्रॉस में अंदर जा रहा है। मैं 1 मिनट पहले गलत बोल गया ना, मैंने बोला यहाँ पे अंदर जा रहा है, असल में यहाँ पे बाहर निकल रहा है और यहाँ से क्या जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो फ्लक्स कैसे बनेगा? इधर से इधर आ रहा है ना, तो ऊपर की तरफ आएगा। बट ऊपर की तरफ जो फ्लक्स आएगा वो ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम रहेगा, ऐसे लूप बनाएगा वो। जरा देखो, इस तरह के लूप बनाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आपका सेम आएगा। अगर मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो हर जगह सेम आएगा, ऐसा नहीं है। डिफरेंट पोजिशन पे डिफरेंट आएगा। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो टाइम का फंक्शन भी है और स्पेस का फंक्शन भी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मैं अज्यूम करूं कि मेरे पास एक रोटर भी है इसके अंदर, और वो भी आयरन का हिस्सा है, आयरन का पार्ट है, मतलब आयरन से बना हुआ है। तो आप जरा देखिए क्या होगा। जो भी आपका क्लोज पाथ है, जो भी आपका फ्लक्स का क्लोज पाथ ले लो आप, उस क्लोज पाथ का रिलेक्टेंस देखो ध्यान से। आयरन है, एयर है, फिर आयरन है, और फिर से क्या आ गया बीच में? फिर से एयर आ गया। इसका मतलब 2 बार एयर आ रही है एक पाथ में।
कोई भी पाथ ले लो, हर पाथ में 2 बार एयर आ रही है। आयरन का रिलेक्टेंस अगर मैं 0 मान लूं, आयरन पार्ट का रिलेक्टेंस अगर मैं 0 मान लूं, तो मैं ये बोलूंगा कि हर पाथ में रिलेक्टेंस जो है वो किसकी वजह से आ रहा है? एयर की वजह से, क्योंकि आयरन वाला इसे आयरन का रिलेक्टेंस तो 0 है। और हर पाथ में जो एयर गैप है वो कांस्टेंट है। हर पाथ में एयर गैप फिक्स है, भाई इतना एयर गैप इस पाथ में और इधर इतना है, अगले पाथ में इतना एयर गैप इधर है, इतना एयर गैप इधर है। क्या कहते हैं? फिक्स एयर गैप है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर ये तो थोड़ा तिरछा हो गया, तिरछा कभी नहीं होता। फ्लक्स ऑलवेज जो आयरन होता है उससे क्या निकलता है? परपेंडिकुलर। तो कुल मिला के हर पाथ का रिलेक्टेंस क्या हो गया फिर? तो सेम। हर पाथ में एयर गैप उतना ही है, आयरन का रिलेक्टेंस 0 है, तो जो रिलेक्टेंस आएगा वो बिकॉज ऑफ एयर गैप आएगा, और एयर गैप हर पाथ में सेम है, इसका मतलब रिलेक्टेंस क्या नजर आएगा? सेम। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक जो फ्लक्स है वो क्या है मेरा? क्योंकि रिलेक्टेंस सेम है ना, हर लाइन का रिलेक्टेंस सेम है, तो फ्लक्स जो है मेरा कांस्टेंट है यहां से यहां तक। क्या कहते हो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्लक्स, जो भी टोटल फ्लक्स इस वायर से निकलेगा वो यहां से लेके यहां तक पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो इस स्क्वायर की वजह से फ्लक्स होगा। तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स की वेव फॉर्म अगर मैं बनाऊं, यहां पे अगर अल्फा 0 ले लूं इस एक्सिस पे, तो मैं बोलूंगा इसकी अगर वेव फॉर्म अगर मैं देखूं अल्फा के साथ फ्लक्स की, देखो अल्फा 0 पे 0 से 90 डिग्री इधर आ जाओ, 90 डिग्री इधर आ जाओ, -π/2 और π/2 कांस्टेंट फ्लक्स आएगा, क्योंकि एयर गैप हर पाथ का कितना है? सेम। तो इक्वली डिवाइड होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हर पाथ में, यहां से लेके यहां तक इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आएंगे हर जगह, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्लक्स डेंसिटी। आप ये कह सकते हो फ्लक्स मेरा इस तरह का है, ये नॉर्थ है, यहां से ऊपर निकलेंगी फील्ड लाइंस, यहां पे अंदर आएंगी। क्या कहते हो? तो इस तरह का फील्ड लाइंस आएंगे, जैसे कन्वेंशन है कि मैंने नॉर्थ को पॉजिटिव माना है और साउथ को, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा ना और ये साउथ बनेगा, ठीक है। इस तरह की फील्ड लाइंस आएंगी। अब आप फोरियर को याद कीजिए, मैं फोरियर पढ़ा चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो फोरियर सीरीज का लेक्चर देखें एक बार। सिग्नल सिस्टम, पूरा सिग्नल सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोरियर सीरीज देख लो, उससे काफी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हार्मोनिक्स, इसके अंदर हार्मोनिक्स अल्फा की टर्म्स, स्पेस हार्मोनिक्स बोलते हैं। इसके अंदर कोस अल्फा, कोस 3 अल्फा, कोस 5 अल्फा, कोस 7 अल्फा, इन सब से मिलकर बना हुआ है ये फ्लक्स। इसका मतलब इसमें कौन से हार्मोनिक्स है? स्पेस हार्मोनिक्स, ओड हार्मोनिक्स है और वो भी स्पेस हार्मोनिक्स है, ठीक है। इसके अंदर स्पेस हार्मोनिक्स, आपको थोड़ा सा इधर होना पड़ेगा, आपको इधर होना पड़ेगा, ठीक है। ये आ रहे हैं, ठीक है। और जरा देखिए, तो मैंने बताया कि इसके अंदर स्पेस हार्मोनिक्स है। अगर मैं हार्मोनिक्स को नेग्लेक्ट कर दूं तो केवल ये फंडामेंटल वेव आएगी। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो ना सिर्फ टाइम का फंक्शन है, किसका है वो? स्पेस का भी है, कोस अल्फा भी आएगा, क्योंकि कोस अल्फा नहीं है, इसका मतलब स्पेस के अकॉर्डिंग भी फ्लक्स मेरा वेरी कर रहा है। तो फ्लक्स जो है मेरा वो टाइम एंड स्पेस दोनों का फंक्शन है, और ये वेव आएगी फ्लक्स। फ्लक्स जो है मेरा वो टाइम एंड अल्फा दोनों का है, पोजीशन दोनों का फंक्शन है। अब मैंने बोला ये तो ए फेज था ना, बी फेज का क्या आएगा बताओ जरा? बी फेज में -120 हो जाएगा और सी फेज में क्या हो जाएगा बताओ? लेकिन बी फेज में जरा देखिए, टाइम में भी हार्मोनिक होगा -120 और अल्फा, अल्फा में भी क्या होगा? हार्मोनिक, ठीक है। अगर मैं बी फेज देखूं, ये मेरा ए फेज है, बी फेज देखिए φb, वो क्या बनेगा बता जरा? φm साइन, उसमें टाइम में भी हार्मोनिक है, सॉरी टाइम में भी शिफ्टिंग है, नॉट हार्मोनिक, गलत बोल गया। टाइम में भी शिफ्टिंग है और स्पेस में भी शिफ्टिंग है। बी फेज बी इक्वल ए इक्वल से 120 डिग्री शिफ्टेड है ना। सिमिलरली सी आप लिख लोगे, और तीनों का रिजल्टेंट आपने देखा। रिजल्टेंट फ्लक्स क्या था? मैं रख कर दूं इसको। तो लास्ट टाइम आपने रिजल्टेंट फ्लक्स देखा था, जरा देखिए क्या आया था। रिजल्टेंट फ्लक्स जो मेरा बना था वो था φr which was 3/2 φm sin of omega t into क्या था? sin of omega t माइनस एल। ये आई थिंक ये था, याद है सबको? फिर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, इसकी स्पीड निकाली थी, डी अल्फा बाई डी टी, वो क्या आएगा था? ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब ओमेगा रेडियन पर सेकंड से फ्लक्स रोटेट कर रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से फ्लक्स रोटेट कर रहा है। क्लियर है भाई? यहां तक हमने देखा था। तो हमने बताया कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये था सिंगल फेज की सप्लाई जो होती है, एक एक फेज की, अगर मैं एक फेज को एक टाइम पे देखूं तो हर एक फेज की जो सप्लाई होगी वो पल्सेटिंग होती है। हर एक फेज का जो फ्लक्स होता है वो पल्सेटिंग होता है।
बट अगर तीनों फेज को एज ए होल अगर मैं देखूं, तीन फेज अगर मैं लगा दूं और तीनों में 120 डिग्री स्पेस एंगल होना चाहिए तीनों का, जो कॉइल है उनके बीच में, और टाइम में भी कितना होना चाहिए शिफ्टिंग 120, उस केस में जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा आपका, रोटेटिंग फ्लक्स आएगा, और जो वैल्यू आएगी वो 3/2 φm आएगी। समझ आ गई? नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगला पार्ट, इसका अगला पार्ट। यहाँ तक हम कर चुके थे, लास्ट एपिसोड में हम यहाँ तक आ गए थे, तो नेक्स्ट एपिसोड आज ये हमारा है, तो आज जरा देखिए सर। तो स्टैंडिंग वेव की आपने स्पीड निकालना सिखाया कि आप स्टैंडिंग वेव की कोई स्पीड नहीं होती, ट्रैवलिंग वेव। हाँ जी सर, उसमें आपने ये अज्यूम करा रहा है कि मैं अगर उसकी सेम स्पीड से भाग रहा हूँ हाँ, तो वो फेस कांस्टेंट नजर आएगा, तो सर वो वापस से ग्राउंड में क्यों नहीं आया उस टाइम? मतलब वापस से क्या नहीं आया? सर स्पीड लिख रहे हो तो ग्राउंड फ्रेम में भी आना चाहिए ना आपको वापस। नहीं, मैं ग्राउंड फ्रेम से ही भाग रहा हूँ, dx/dt मेरी स्पीड है, मेरी स्पीड है dx/dt, और मैंने dx/dt निकाला, आपकी रिस्पेक्ट में है ना वो तो। हाँ मेरे, और मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दौड़ रहा हूँ, तो सर वो वाली स्पीड पे ऐड करी नहीं आपने? मतलब मैं ग्राउंड के नहीं, मतलब मैं स्टेशनरी पॉइंट के रेस्पेक्ट में दौड़ रहा हूँ, आप ये बोलिए। कोई स्टेशनरी पॉइंट में है, मेरे रिलेटिव स्पीड मेरी और उसकी कितनी है, 0। उसकी 0 है सर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्पीड से मैं दौड़ रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी पॉइंट, उसी स्पीड से वो वेव भी दौड़ रही है। अब मैं किस स्पीड से दौड़ रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी पॉइंट, dx/dt स्पीड से, तो dx/dt हमने निकाल लिया, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, अगला पार्ट जरा देखिए, आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, इमेजिन कीजिए कि मैंने एक आयरन रोड ली, ध्यान से देखना, मैंने एक आयरन रोड ली और इस रोड पे 3 फेज की सप्लाई लगा दी। ये पहला फेज ए डैश कॉइल है, और ये है मेरी बी डैश, सेम वही जो आप अपना रोटर में डाल रहे थे, वही मैंने आयरन रोड पे डाल दी, तीनों फेज, बी डैश सी डैश। हमारा एक इंस्ट्रूमेंट तैयार हो रहा है जिसमें मैं आपको रोटेटिंग फील्ड दिखाऊंगा, वो अभी तैयार नहीं हुआ, अभी 1-2 दिन और लगेंगे, क्योंकि जिनको दिया है वो टाइम डिमांड कर रहे हैं, 1 महीना हो गया वैसे तो शायद हो जाना चाहिए 1 हफ्ते के अंदर में। तो मैं आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट लिए दिखाऊंगा। देखिए फिलहाल ये हमने 3 फेज की सप्लाई लगा दी, तो करंट आएगा इनमें, सेम वही है ना। अब बताओ इसका जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, अगर मैं इसके फ्लक्स की बात करूं, इसका फ्लक्स आएगा φt, अल्फा, जो आएगा वो आएगा φm sin ऑफ ओमेगा t cos अल्फा, मान लीजिए इसका ये है। लेकिन एक बात मुझे ये बताइए, चलो ठीक है इसका लिख दिया, अब दूसरे का जरा देखिए, ये है φa, मान लीजिए फेज का, φb, बी फेज का बताइए, φm sin ऑफ ओमेगा t माइनस 120 cos अल्फा। क्यों cos अल्फा? क्योंकि जिस एक्सिस पे ये है उसी एक्सिस पे ये भी है। इस बार इन दोनों के बीच क्या है, स्पेस एंगल नहीं है, इस बार इनके बीच स्पेस एंगल नहीं है, आप समझे। याद करो मशीन को, मोटर में एक कॉइल अगर एक इधर थी, इधर से निकल के इधर था, तो बी कॉइल उससे 120 डिग्री पे थी, स्पेस एंगल। अब मैंने स्पेस एंगल सेम रख दिया। नेक्स्ट आप बोलिए सी फेज का कॉइल, सी फेज का फ्लक्स कितना आएगा बता जरा, वो आएगा φm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, ये तो सप्लाई की वजह से, टाइम की करंट की वजह से, क्योंकि करंट तो ऑल्टरनेटिंग है, तीनों 120 पे है, बट जो फेज है वो क्या है, cos अल्फा। देखिए भाई, तो ये है मेरा φt अल्फा, φa, φb, φc। अब बताइए रिजल्टेंट जो आएगा φr, वो क्या आएगा बता जरा, φa प्लस φb प्लस φc, क्या आएगा 0। क्यों भाई, क्योंकि φm cos अल्फा तो कॉमन आ जाएगा तीनों में, sin ओमेगा t प्लस sin ओमेगा t माइनस 120 प्लस sin ओमेगा t प्लस 120, क्या बनेगा तीनों का सम, 0। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, रिजल्टेंट फ्लक्स इज 0, नेट फ्लक्स इसके अंदर 0 आएगा, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, कोई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं निकलेंगे इससे। इसका मतलब हमने ये सीखा कि अगर मैं स्पेस एंगल को सेम कर दूं तीनों कॉइल के लिए, तो कोई रोटेटिंग फ्लक्स नहीं आएगा, इवन रिजल्टेंट फ्लक्स 0 आएगा, कोई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं निकलेंगी। समझ आया मेरा पॉइंट? तो इसलिए रोटेटिंग फ्लक्स के लिए क्या जरूरी है, स्पेस एंगल और टाइम के अंदर भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए स्पेस एंगल दे दिया
और आपने तीनों में सेम सप्लाई लगा दी, तीनों फेज में सेम सप्लाई लगा दी, स्पेस में एंगल आप मान लीजिए प्रोवाइड कर दिया 120 पे कर दिया, बट टाइम में नहीं दिया, टाइम में सेम फेज लगा दिया तीनों पे, तीनों कॉइल पे सेम फेज लगा लिया। हाँ, स्पेस में एंगल प्रोवाइड कर दिया, स्पेस एंगल आपने प्रोवाइड कर दिया, अलग 120 पे रख दिया कॉइल्स को मोटर में, बट मोटर के हर एक फेज पे सप्लाई क्या दे दिया आपने, सेम दे दी। उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या आएगा, अगेन रिजल्टेंट फ्लक्स जीरो। क्यों भाई, फाई एम साइन ओमेगा टी सबका कॉमन आ जाएगा, तो ये cos अल्फा माइनस 120 cos अल्फा प्लस 120 जीरो बनेगा। समझ आया मेरा पॉइंट। इसका मतलब अगेन आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब रोटेटिंग फ्लक्स के लिए क्या चीज जरूरी है, स्पेस एंगल भी होना चाहिए और टाइम के अंदर भी स्पेस एंगल, स्पेस शिफ्टिंग होनी चाहिए 120 और टाइम के अंदर भी हार्मोनिक्स होने चाहिए। समझ आया, सॉरी हार्मोनिक्स नहीं, टाइम शिफ्टिंग यार है, ओमेगा टी टाइम में भी शिफ्टिंग होनी चाहिए, जो करंट वगैरह आता है उसमें भी शिफ्टिंग होनी। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, आगे बढ़े। हाँ जी सर, ये शिफ्टिंग स्पेस में 120 होनी चाहिए। हाँ 120 होनी चाहिए, तभी तो रोटेट करेगा, इसके अलावा नहीं ना, तभी तो ओमेगा से रोटेट करेगा, इसके अलावा नहीं भाई, 120 होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए। हाँ जी, इसमें 3 फेज का इंटरवल है कि जैसे ए डैश बी डैश है ना, हाँ जी। हम बी डैश और बी को कर देते, फिर उससे कोई फर्क पड़ेगा, बी डैश और बी को क्या कर देते, इंटरचेंज कर दें इसकी टर्म में, नहीं वो फिर उल्टा हो जाएगा, वो माइनस आ जाएगा, उसका फ्लक्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, बस और क्या है, फिर वो जीरो नहीं बनेगा, फिर देख लो क्या बनेगा। ठीक है, देख लो क्या, वो प्लस बी 5b कर दो, माइनस 5b कर दो, ये तो जीरो होगा, ये तीनों जुड़ के -2 5b आ जाएगा रिजल्ट में। नहीं, अगर आपने एक के इंटरचेंज कर दिए, उल्टे कनेक्शन कर दिए इसके, तो इसका फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें 5b ऐड कर दो, 5b सब्ट्रैक्ट कर दो, अब जो ऐड किया उसकी वजह से जीरो बन जाएगा तीनों का, और सब्ट्रैक्ट किया -2 5b हो जाएगा रिजल्ट, सीधी बात। समझ आया मेरा पॉइंट। तो इस तरह से फिर नेट फ्लक्स आएगा, वो भी तो पल्सेटिंग आया, फिर वो रोटेटिंग का आया। मतलब इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है स्पेस में एंगल प्रोवाइड करना 120 स्पेस शिफ्टिंग होनी चाहिए और टाइम में भी शिफ्टिंग होनी चाहिए। समझ आया अभी, तभी आपका रोटेटिंग फ्लक्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब ये रोटेटिंग फ्लक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर फ्लक्स रोटेट करेगा तो अंदर का जो रोटर है वो भी रोटेट करेगा, सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी मशीन, सेल्फ स्टार्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। पल्सेटिंग फ्लक्स होगा तो मशीन कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। जैसे फैन, ठीक है, सिंगल फेज मशीन है, सिंगल फेज मोटर है, तो इनमें जो करंट जा रहा है वो सिंगल फेज का जा रहा है, तो इससे जो फ्लक्स आ रहा है वो कैसा है, पल्सेटिंग। ये कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। फिर आप बोलोगे सर स्विच ऑन करते हैं तो अपने आप स्टार्ट हो जाती है, तो ये तो सेल्फ स्टार्ट है। आगे पढ़ोगे आप, हमने कुछ मैकेनिज्म बनाया है इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, हमने भी इसमें भी रोटेट करने की कोशिश की है फील्ड को, तभी ये रोटेट कर रही है, अदरवाइज ये रोटेट नहीं करती। ठीक है, 3 फेज की मशीन, जैसे इंडक्शन मशीन है आपकी, वो 3 फेज होती है, उनमें रोटेटिंग फ्लक्स आता है, वो सेल्फ स्टार्ट होती है, वो अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, वो बताएंगे आपको कैसे। ठीक है, हालांकि उसके अंदर भी अगर 3 फेज सिंक्रोनस मोटर ले लूँ तो 3 फेज सप्लाई रोटेटिंग आएगी, बट फिर भी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। ठीक है, वो देखेंगे, बट फिर भी रोटेटिंग फ्लक्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, रोटेटिंग फ्लक्स अगर आएगा तो मशीन जनरली सेल्फ स्टार्ट होती है, सिंक्रोनस मशीन को छोड़ दो, सिंक्रोनस मोटर को छोड़ दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट है देखिए। अब एक और पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मान लीजिए मैंने स्पेस में भी शिफ्टिंग कर दी और टाइम में भी शिफ्टिंग कर दी, 120 का गैप। ठीक है, बट गलती से मेरा एक फेज डिस्कनेक्ट हो गया, एक फेज का फ्यूज उड़ गया ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो कितने फेज आ रहे हैं आपकी मशीन के अंदर, 2 फेज आ रहे हैं। अब जरा देखते हैं उससे फ्लक्स कैसा आता है 2 फेज से। पहला फेज का फ्लक्स क्या था, फाई ए, वो था फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कोस अल्फा, और दूसरे फेज का क्या था, फाई बी, क्या था बता जरा, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री इंटू कोस ऑफ अल्फा माइनस 120 डिग्री। ये फ्लक्स आ रहा था बी फेज का। अगर मेरा सी फेज डिस्कनेक्ट हो गया तो उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं है, अज्यूमिंग सी फेज इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि मेरा सी फेज आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है, सी फेज का जो फ्लक्स है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर, वो आएगा फाई ए प्लस फाई बी। ठीक है भाई,
जरा देखिए, फाइव मेरा बाहर आ गया, अंदर क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कोस अल्फा प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री इंटू कोस ऑफ अल्फा माइनस 120 डिग्री। समझ आया? क्लियर अभी? अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा रिजल्टेंट जो आएगा उधर देखिए, वो बनेगा, बताओ क्या बनेगा, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, माइनस, बताओ क्या बनेगा, मेरे हिसाब से देखिए बनना चाहिए प्लस 120 डिग्री इंटू कोस ऑफ अल्फा प्लस 120, मेरे हिसाब से ये बनेगा माइनस पाई से ये नहीं बनेगा, नहीं ये नहीं बनेगा यार, बनेगा नहीं वो यार ये थोड़ा ना बनेगा, तो प्लस पाई से कर देंगे, माइनस पाई से कर देंगे, तो जीरो थोड़ा ना बनेगा उससे, इनका सम जीरो थोड़ा ना होता है, तो माइनस पाई से हो तो गया, प्लस माइनस पाई से कर दो ना, जैसे पहले माइनस पाई से। ठीक है, फिर तीनों का कट कैसे करोगे, तीनों कट थोड़ी ना होंगे, तीनों 120 डिग्री तीनों दिस इज देन तो उनका तीनों 120 का है, फेस फेस में एंगल इस बार थोड़ी ना जीरो हो जाएगा, नहीं समझे क्या, इस बार तीन का सम जीरो नहीं आएगा, उसका रिजल्टेंट आएगा उनका, तो इसलिए बेहतर है फिर आप ऐसा करने के बजाय इनको पूरा खोल ही लो, इसको 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है? बताओ ये क्या बनेगा, ये 5m/2 अंदर क्या है, 2 sin a into cos t क्या आएगा, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है जी। अगला बताइए, प्लस साइन ऑफ a प्लस b क्या बनेगा, अरे आप क्या कह रहे थे कि तीसरे का क्यों नहीं जीरो आएगा, करके देखो आप, अपने आप पता चल जाएगा, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b, सही है? अब सुनिए भाई क्या बनाइए, ये तो ट्वाइस हो गया, देखो तो ये बन गया 5m/2 into 2 times of sin of omega t minus alpha प्लस ये चीज और ये चीज ऐड करो, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 0 डिग्री मान लेता हूँ, ओमेगा टी माइनस अल्फा को 0 डिग्री दिखा दूँ तो ये कितना डिग्री पे है, ये प्लस 120 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा बताओ जरा, इनका रिजल्टेंट 60 डिग्री पे आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दोनों 1 है, बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा रिजल्टेंट, √3/2 into omega t plus alpha plus 30 degree, है जी, करके देख लो यार, 1 एंगल 0 प्लस 1 एंगल 120 उतना ही रहेगा, तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस 60 प्लस अल्फा आएगा, ये दो थे ना, ये और ये थे, ये तो मैंने इकट्ठे कर ही दिए माइनस माइनस वाले, तो ट्वाइस लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा, ये भी ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस 240 है, तो माइनस 240 को प्लस 120 दिखा दो, तो एक इधर है एक इधर है, मान लीजिए ओमेगा टी माइनस अल्फा सॉरी प्लस अल्फा को 0 डिग्री दिखा दिया, तो ये कितना डिग्री पे आएगा, ये प्लस 120 पे आएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, -60 नहीं है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, तो मैंने बोला कि ये आ गया मेरे पास फ्लक्स, अब अगर मैं इसको अंदर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा वो बनेगा 2 से 2 कट जाएगा, 5m साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस 5m/2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस 60 डिग्री, और दोनों ट्रेवलिंग वेव है, ध्यान से देखो, बट एक फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव है, एक बैकवर्ड है, और एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है, दोनों ट्रेवलिंग वेव है बट अलग अलग एम्पलीट्यूड की है, तो अब इससे क्या बनेगा समझ रहा, अब अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट फ्लक्स की स्पीड क्या आएगी, आप स्पीड नहीं बता सकते, क्यों, नहीं स्पीड, इसकी इंडिविजुअल स्पीड तो सेम है, इसकी और इसकी, ये लेकिन आगे दौड़ रहा है, ये क्या दौड़ रहा है पीछे, देखो इसकी स्पीड माइनस ओमेगा आएगी डी अल्फा बाई डी टी, और इसकी डी अल्फा बाई डी टी क्या आएगी ओमेगा,
एक की माइनस ओमेगा एक्स का तो पीछे दौड़ रहा है और एक की ओमेगा एक्स का तो आगे दौड़ रहा है। बट एक तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है और दोनों डिफरेंट फेज में है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी बताओ, रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा और रोटेटिंग जरूर आएगा, रोटेट करेगा, बट एक तो उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा और उसकी जो स्पीड होगी कभी वो ज्यादा होगी कभी वो कम होगी, स्पीड के अंदर फ्लक्चुएशंस आएंगे। अब आप बोलोगे सर वो कैसे? एक काम करो, कोई तरीका ढूंढो। क्या तरीका ढूंढे? एक काम करो, मैं फाइव बाहर ले लूं, फाइव मैंने बाहर ले लिया। अब यहां पे है एक 1/2 और एक ये, बट प्रॉब्लम एक और आ गई है। अगर मैं इनको मिक्स करना चाहूं तो क्या मैं मिक्स कर सकता हूं? नहीं, सेम सेम होता तो कर देगा, ठीक है। अब तो एक ही तरीका है बस, और वो ये है कि अलग अलग इंस्टेंट पे देखो कैसे वेरी कर रही है। अलग अलग इंस्टेंट पे रिजल्टेंट निकाल लो और एंगल निकाल लो। निकाले भाई, मैं रब कर दूं। जरा देखिए, अब रिजल्टेंट का एंगल देखते हैं कैसे रोटेट कर रहा है ये। इसे देखते हैं कि रोटेट कैसे कर रहा है और मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है। सर एक किसी अल्फा के लिए देख सकते हैं हम, अल्फा की वैल्यू तो 0 ले लो, अल्फा इक्वल टू 0 पे देख रहा हूं मैं, और दो बेस बना दो उसमें। अल्फा इक्वल टू 0 पे देखिए, यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, जो फाई आर जो आएगा। मान लीजिए अल्फा की वैल्यू मैंने 0 ले ली है, सिर्फ 0 अल्फा पे देख रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए फाई आर की वैल्यू क्या आएगी? ये बनेगा फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। अल्फा इक्वल टू 0 पे देख रहा हूँ मैं, कैसे वेरी कर रहे हैं। या फिर एक काम करते हैं, टी इक्वल टू 0 पे देखते हैं, टाइम इंस्टेंट 0 पे देखते हैं कहाँ पे है, फिर टी इक्वल टू T1 पे देख लेते हैं, टी इक्वल टू T2 पे देख लेते हैं, टी इक्वल टू T3 पे देख लेते हैं। क्या करते हैं? ऐसे कर सकते हैं, अपने को पता चल जाएगा कि क्या वेरिएशन आएगा। तो टी इक्वल टू 0 पे इसको वेव फॉर्म को प्लॉट करके देखते हैं। सबसे पहले अल्फा 0 मत लो, फिर टी ले लो एट टी इक्वल टू 0। बता क्या बनेगा? रिजल्टेंट क्या बनेगा? फाई एम माइनस साइन अल्फा प्लस हाफ साइन अल्फा प्लस 60 डिग्री। तो सुनो, आप इसको कैसे जोड़े? एक कैलकुलेटर से आप कर सकते हो डायरेक्टली। इसका मैग्नीट्यूड है, अल्फा को रेफरेंस मान लो ना, साइन अल्फा को रेफरेंस मान लो, तो ये बनेगा -1, ये इधर है, और इसका एम्पलीट्यूड है 1। और दूसरा बताओ जरा क्या बनेगा? इसका एम्पलीट्यूड हाफ है और कितना डिग्री पे है? 60 डिग्री पे, 60 डिग्री, और एक 180 डिग्री पे है। रिजल्ट बताओ, एक लिख लो 1 एंगल 180 डिग्री प्लस हाफ एंगल 60। बताओ क्या बना रिजल्ट? टी इक्वल टू 0 पे बताओ, टी इक्वल टू 0 पे बताओ क्या बना? √3/2 एंगल 150। क्या बना? √3/2 एंगल 150। √3/2 एंगल कितना है? 120। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस 150 डिग्री, इस तरह बन गया। ये मेरा रिजल्टेंट बना t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 का मतलब है ओमेगा t इक्वल टू 0। जब ओमेगा t मेरा 0 था, उस इंस्टेंट पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो इधर है। मैं इसको बना भी देता हूँ, और मैग्नीट्यूड कितना है बताओ जरा? √3/2 इधर है, √3/2 फाई 150 डिग्री पे है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं, एट t इक्वल टू T1, मान लीजिए ओमेगा T1 की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। t इक्वल टू T1 पे ओमेगा T1 जो आ रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री आ रहा है, उस टाइम रिजल्टेंट फ्लक्स बताओ क्या है? फाई आर। t इक्वल टू T1 पे ओमेगा T1 कितना है? 30 डिग्री। तो बताओ जरा फाई आर क्या आएगा? फाई आर क्या आएगा? फाई एम ओमेगा T1 30 डिग्री पुट कर दो ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? साइन ऑफ 30 माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस हाफ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस 30, एक ही बात है, माइनस बाहर ले लो, प्लस हाफ, ये क्या बनेगा? अल्फा प्लस 90, साइन ऑफ अल्फा प्लस 90, ये बनेगा। t इक्वल टू T1 पे क्या कहते हो? मैंने अज्यूम कर लिया t इक्वल टू T1 पे ओमेगा T1 की वैल्यू 30 डिग्री है, ऐसा अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है, ऐसे अज्यूम कर लिया मैंने कि T1 को मैं ऐसे एडजस्ट कर रहा हूं सच दैट ओमेगा T1 की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। तो आप बताओ जो रिजल्टेंट है वो क्या बना? बताओ, इनको एंगल पे ले लो, इसको ले लो -1 एंगल -30, या फिर माइनस को अंदर ले जाके 180 ऐड कर दो ना, तो 150 नहीं हो जाएगा? -1 को अंदर ले जाओ, -1 का मतलब क्या होता है? एंगल कितना?
180 डिग्री, तो 180 डिग्री अंदर ले जाओगे तो 180 ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना बनेगा ये 1 एंगल 150, तो ये बनेगा 1 एंगल 150 इधर आ गया, 1 एंगल 150 डिग्री इधर आ गया। दूसरा किधर है, हाफ एंगल 90। रिजल्टेंट बताओ भाई क्या है, 1.32 साइन ऑफ कितना होना अल्फा प्लस 130.89। आप सुनो इंपॉर्टेंट है ये, इसको कहां पे दिखाएंगे, अगर पहले वाला इधर दिखाया मैंने 150 डिग्री पे, तो दूसरे वाला किधर दिखाएंगे बताओ जरा, 1.32। पहले बार तो पहले का मैग्नीट्यूड क्या था, पहले वाले का मैग्नीट्यूड था 0.8665, दूसरे वाले का कितना है 1.32 और कितने डिग्री पे है 130 पे नहीं, और इसका एम्पलीट्यूड भी बड़ा है 0.8665। ये पहले t = 0 पे था, t = t1 पे एम्पलीट्यूड एक तो बढ़ गया, कांस्टेंट नहीं है, और कितने डिग्री पे आ गया बताओ जरा, ये एंगल कितना हो गया 130.89, 130.89 ये आ गया, सही है भाई, at t = t1। फिर आप बताइए at t = t2, अब बताइए at t = t2, ओमेगा t2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, मान लीजिए 60 डिग्री है, मैंने t2 को ऐसे सेलेक्ट किया सच दैट ओमेगा t2 कितना बन गया 60 डिग्री। अब बताइए ओमेगा t2 अगर 60 डिग्री हो गया तो बताइए अब रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा निकालिए। ओमेगा t2 की वैल्यू 60 पुट कर दो यहाँ पे, 60 माइनस अल्फा, और ये अल्फा प्लस 120 हो जाएगा, ठीक है। करो जरा रिजल्टेंट निकालो, मैं इसको रब कर दूं क्या, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा रब कर दूं भाई, लिख लिया सबने, इसको मैं रब कर रहा हूं, जरा देखिए। अगर मैं एक फेस को नेगलेक्ट कर दूं तो देखना चाहता हूं मैं क्या होगा उससे, तो उससे मैंने बोला पहला t1 t2 t = 0, फिर t1 फिर t2 पे देखते हैं, तो मैंने कहा ये φm अंदर क्या आएगा साइन ऑफ ओमेगा t माइनस ना, ओमेगा t की वैल्यू कितनी है 60 माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन ऑफ अल्फा प्लस 120, सही है भाई। अब मैं इसको माइनस कॉमन लेके क्या लिख दूं, अल्फा माइनस 60 लिख दूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस बाहर ले लिया और इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा प्लस 180 और हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अंदर प्लस 120। अब बताओ ये क्या बन गया, ये तो सेम ही आ गया, तो कितना बनेगा 1.5 φm, और एंगल कितना आ गया 120, तो रिजल्टेंट आपका 120 डिग्री पे आएगा, और कितना आएगा 1 पॉइंट और बढ़ गया ना, और बढ़ गया 1.5 φm, और एंगल है 120 डिग्री, पहले ये था। अब जरा देखिए आगे अगला, at t = t3, मान लीजिए ओमेगा t3 है मेरा 90 डिग्री। अब बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा, अब बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा, जल्दी करें भाई, रिजल्टेंट क्या आएगा बताइए, रिजल्टेंट क्या आएगा, at t = t3 ओमेगा t3 is 90 डिग्री, बताइए रिजल्टेंट क्या आया, पुट कर दो यहाँ पे अल्फा की जगह पे, ना सॉरी ओमेगा t3 की जगह पे, तो फाई आर जो बनेगा वो बनेगा φm साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन ऑफ अल्फा प्लस 150 डिग्री, क्या कर दो, और 90 माइनस अल्फा को माइनस बाहर ले लो, क्या बनेगा अल्फा माइनस 90, और इस माइनस को अंदर लेके जाओगे क्या बन जाएगा अल्फा प्लस 90। बताइए रिजल्टेंट क्या बना 1.32 φm, 109 डिग्री। अब जरा देखिए तो 1.32 मतलब इतना ही हो गया जो पहले था, जो ये था 1.32 इतना ही हो गया, और एंगल हो गया 109 डिग्री, सही है। चलिए तो मैंने 2-3 चीजों पे देखा, अगला अगर देखना है तो देख लो, at t = t4 एक और चेक कर लेते हैं, ओमेगा t4 बन गया 120 डिग्री, 30 में बढ़ा रहा हूँ, टाइम बढ़ाने से ओमेगा t4 बढ़ जाएगा ना, ओमेगा t की वैल्यू बढ़ेगी, 120 हो गया। अब बताइए क्या बनेगा, करें जरा, लास्ट करवा रहा हूँ बस, और उसके बाद रिजल्ट पे आएंगे।
ये t इक्वल टू 0 पे था पहले वाला, t इक्वल टू t1, t2, t3। अब t4 पे बताइए, t4 पे क्या मैं रिजल्टेंट आया, ओमेगा t4 120 है, तो ये बनेगा अल्फा माइनस 120, और उसमें तो ये बन जाएगा, मैं सीधा सीधा लिख दूं क्या, साइन ऑफ अल्फा प्लस 60, आई थिंक पहले आगे वाला ये बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, हाफ साइन ऑफ 180। हाँ जी, तो देख, तो रिजल्टेंट क्या है बताओ, क्या बना बताओ, 0.86 m, और एंगल कितना आया 90 डिग्री, 0.86 ये बन गया 90 डिग्री, कितना आ गया, कम हो गया। अब एक काम करते हैं, ये तो एक फेज हटाने के बाद था, अब तीनों फेज वापस लगाते हैं, तब बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा, ऑलवेज क्या आएगा 3/2 phi m साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या था माइनस अल्फा, ये था रिजल्टेंट। अगर मैं बोलूं t इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, t इक्वल टू 0 पे आएगा 3/2 phi m माइनस अल्फा, ये बनेगा, करेक्ट है भाई। तो इसको मैंने रिजल्टेंट किधर दिखाया था, अल्फा को 0 डिग्री में दिखा दो, अल्फा 0 मान लो, तो रिजल्टेंट माइनस ये आएगा माइनस 3/2 phi m। इसको अल्फा को रेफरेंस मान लो ना, साइन अल्फा को, तो क्या बोलोगे इसको, इसको बोलोगे माइनस 3/2 phi m एंगल 0, क्या करें, सही बात है। तो क्योंकि नेगेटिव है तो इसको मैंने क्या दिखा दिया, क्लियर हुआ। इसको पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव लिखो, बट कौन से एंगल पे लिखो, 180 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप बताइए, सुनिए भाई, आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ बताओ, कोई दिक्कत है। अब बताओ, अगर मान लीजिए ओमेगा t इक्वल टू t1 पे ले लूं, अगर मैं इसकी वैल्यू 30 रख दूंगा तो क्या बनेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, अल्फा माइनस 30 बन जाएगा, सही बात है, माइनस बाहर आ गया ना, अल्फा माइनस 30, और इस माइनस को अंदर ले जाओ, क्या बनेगा 150, तो बन जाएगा अल्फा प्लस 150। तो रेफरेंस कहाँ पे दिखाऊंगा मैं, अब इसको 150 में दिखाऊंगा, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 3/2 phi m एट ओमेगा t इक्वल टू t2, t इक्वल टू t2 का क्या मतलब है 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 60 रख दूंगा तो मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे 120 बनेगा, सही बात है। तो इसका मतलब ये 120 पे आ जाएगा। इसका मतलब जरा देखो, जितना आप टाइम में चेंज कर रहे हो उतना ही फेज में अल्फा में चेंज हो रहा है, अल्फा में शिफ्ट हो रहा है उतना ही, क्या करें देखो 30 डिग्री चेंज पे आ रहा है ना, 0, t1, t2, t3, इसमें एंगल कितना चेंज हो रहा है आपका टाइम में, ओमेगा t1, ओमेगा t2, ओमेगा कितना डिग्री का चेंज आ रहा है 30 का। तो अगर तीनों फेज काम करते एक साथ तो स्पेस में भी एंगल जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, मतलब जो अल्फा रोटेट कर रहा है, जो सॉरी फ्लक्स रोटेट कर रहा है वो कितना डिग्री रोटेट कर रहा है 30 रोटेट कर रहा है, सही बात है। आपने टाइम में 30 डिग्री का रोटेशन दिखाया, आपने टाइम में 30 डिग्री का रोटेशन दिखाया, टाइम में शिफ्ट किया 30 डिग्री, तो आपका जो अल्फा है वो स्पेस में भी कितना रोटेट हुआ 30 डिग्री रोटेट हुआ, फिर से 30 दिखाया 30 डिग्री, और मैग्नीट्यूड भी क्या रहा सेम रहा। इसका आप ये कह सकते हो ये रोटेटिंग फ्लक्स है, जो 3 फेज का फ्लक्स था, जो तीनों फेज एक साथ काम कर रहे थे, वो रोटेटिंग फ्लक्स था, और उसकी जो स्पीड है वो क्या है, जो टाइम में शिफ्टिंग है उतना ही स्पेस में शिफ्टिंग है। टाइम में अगर 60 डिग्री का टाइम t इक्वल टू t1 पे अगर 60 डिग्री का करंट शिफ्ट हो रहा है, करंट भी तो शिफ्ट हो रहा है, t इक्वल टू t1 पे, t इक्वल टू t1 पे करंट बदल नहीं जाता है, साइन ओमेगा t बदल जाएगा ना। तो अगर करंट में 60 डिग्री का, टाइम में अगर 60 डिग्री का शिफ्ट हो रहा है ए फेज का, 0 पे ये था 60 पे ये नहीं हो जाएगा, तो जो फ्लक्स है वो भी कितना डिग्री शिफ्ट हो जाएगा 60 डिग्री, अगर तीनों फेज काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हो ये सिंक्रोनाइज्ड है, ये जो फ्लक्स है ये सप्लाई के साथ, करंट के साथ क्या है सिंक्रोनाइज्ड है। फ्लक्स का जो स्पेस एंगल होगा, जो स्पेस में एंगल शिफ्ट करेगा वो उतना ही होगा जितना सप्लाई का करंट में टाइम में चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, रेडियन में जितना चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। अगर तीनों फेज एक साथ काम कर रहे हो बैलेंस सिस्टम में, बट अगर वहीं पे एक फेज हट गया तो बताओ क्या होगा। t इक्वल टू 0 पे 150 था, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ये था। t इक्वल टू t1 पे 30 डिग्री का टाइम में चेंज आया, बट स्पेस में कितना डिग्री का चेंज आया था 150 से कहां पे आ गया ये 150 से देखो 130.89 पे आया, दूसरा यही तो था
दूसरा पॉइंट देखो 130.89, इसका मतलब कितना डिग्री का चेंज आया? 20 डिग्री का। नहीं, इसका मतलब जितना टाइम में चेंज है उतना फेज में चेंज नहीं है। इसका मतलब स्पीड फ्लक्स क्या है? स्लो। फ्लक्स की स्पीड स्लो नहीं होगी, स्लो होगी। नेक्स्ट आगे फिर से 30 डिग्री का टाइम में चेंज आया, बट स्पेस में कितना चेंज आया? 130 से लेकर 120 पे आएगा, 10 डिग्री और स्लो हो गया। टाइम में 30 डिग्री का चेंज है, फ्लक्स में 10 डिग्री का शिफ्टिंग है। टाइम आपका 30 डिग्री शिफ्ट हो रहा है और फ्लक्स आपका 10 डिग्री शिफ्ट हो रहा है। समझ रहे मेरा पॉइंट? इसका मतलब और स्लो हो गया और मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। देखो उसके बाद क्या होगा? अगला फिर से 30 डिग्री आपने टाइम में शिफ्ट किया, बताओ 120 से कितने पे आया? 109, और ज्यादा स्लो हो गया। टाइम में आपने अगेन 30 डिग्री का शिफ्ट दिया, बट स्पेस में जो शिफ्ट हुआ है फ्लक्स का वो तो 9 डिग्री का ही शिफ्ट हुआ है। नहीं क्लियर अभी? नेक्स्ट 9 to 10 डिग्री का। आगे बताओ अगले 30 डिग्री के लिए क्या हुआ? 109 से 90 पे आ गया। इसका मतलब कितने डिग्री का चेंज हुआ? 19 डिग्री का चेंज हुआ और फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया। अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है। जो यहां से यहां पे जो स्पीड थी उससे कहीं ज्यादा स्पीड आई है यहां से यहां पे। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे देखो एंगल कितना था? यहां पे एंगल था कुछ कितना था? 120, और यहां पे क्या एंगल था? 109। 120 से 109 पे आया। टाइम में तो 30 का शिफ्ट दे रहा हूं मैं, बट स्पेस में देखो 120 से 109 पे आया। इसका मतलब कितने एंगल का चेंज हुआ? 11 डिग्री का। अच्छा, फिर 109 से कहां पे आ गया? 90 पे। कितने डिग्री का चेंज हुआ? 19। इसका तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई फ्लक्स की। अगर अगला 30 और दूंगा तो और ज्यादा चेंज आएगा। आप देखना, मतलब अगला 30 मतलब कितना कर दूं? अल्फा को, सॉरी ओमेगा टी को कितना कर दूं? पहले 120 तक कर दिया था, 150 करके देख, फेज में चेंज ज्यादा आएगा। इसका मतलब अगर एक फेज आपने हटा दिया तो आप ये कह सकते हो एक तो फ्लक्स का रिजल्टेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। रोटेटिंग जरूर आएगा, फ्लक्स स्टिल रोटेट कर रहा है, फ्लक्स उधर आ रहा है, बट जो उसकी स्पीड है वो क्या हो रही है? कम हो रही है सिंक्रोनस स्पीड से। जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई की जो स्पीड है, सप्लाई में जितना चेंज आ रहा है एंगल का, उससे कम चेंज आ रहा है उसमें। अगर आप बढ़ाते चले जाओगे ना ऐसे एंगल, आगे तक चेक करोगे, आपका होमवर्क आप चेक करना आगे, आप देखिएगा सप्लाई में 30 डिग्री का चेंज करूंगा और आगे जो शिफ्ट हो रहा है फ्लक्स में वो 30 से कहीं ज्यादा होगा। तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? फिर बढ़ जाएगी। इसका मतलब कभी तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, कभी फ्लक्स की स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे करके देखो ना, आप एक दो और कर लो, 120 के बाद और भी तो करो। ओमेगा T5 पे देख चेक करो, T5 की वैल्यू क्या रख लो? 150, मतलब ओमेगा T5 150 बन जाए। समझ आया मेरा पॉइंट? उस टाइम आप देखो फेज शिफ्ट कितना आएगा, फेज शिफ्ट देखो कितना आएगा। रिजल्टेंट फिलहाल 90 पे आ चुका है, T4 पे 90 पे आ चुका है। अब T5 पे चेक करो, इसके अंदर T5 के अंदर चेक करो, और T5 पे ओमेगा T5 की वैल्यू क्या है? 150। 30 डिग्री और शिफ्ट कर दो ना यार। रिजल्टेंट देखो कितना आएगा, रिजल्टेंट देखो 90 से कितना डिग्री इधर आएगा, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मेरे हिसाब से मैग्नीट्यूड 1.32 होना चाहिए, 1.33, 1.32, और एंगल कितना आ रहा है? नहीं समझेगा? अल्फा की वैल्यू ओमेगा टी की वैल्यू 150 रख दो यार, तो ये बनेगा फाई, ये बनेगा 1 एंगल 150 रखोगे तो 30 डिग्री बनेगा आई थिंक, और ये क्या बनेगा? प्लस हाफ एंगल क्या बनेगा? ये 210 बनेगा आई थिंक, है जी? 0.5 एंगल कितना बनेगा? 30, 0.5 एंगल 30। इसका मतलब 90 से सीधा कहां पे आ गया? 30 पे। इसका मतलब कितना एंगल रोटेट कर गया? जबकि जो टाइम में जो आपने एंगल चेंज किया वो कितने का किया था? वो तो 120 से 150 पे आया था। इसका मतलब 30 डिग्री का चेंज किया था टाइम में, जबकि स्पेस में कितना चेंज आ गया? 60 डिग्री। इसका तो फ्लक्स फास्ट दौड़ा, और मैग्नीट्यूड एकदम से चेंज कर गया। मैग्नीट्यूड कितना? 0.866 से 0.5 पे आ गया, 0.55 पे आ गया। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? इसका मतलब अगर एक फेज आपका हट गया तो फ्लक्स स्टिल रोटेटिंग है, फ्लक्स रोटेट करेगा, बट उसकी जो स्पीड है वो कभी सिंक्रोनस स्पीड से, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है उससे ज्यादा होगी। सप्लाई की जो रेडियन पर सेकंड है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो आ रही है रेडियन पर सेकंड, कभी उससे ज्यादा एंगल पे रोटेट करेगा। जितना आप सप्लाई चेंज हो रहा है, सप्लाई का एंगल चेंज हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा एंगल पे चल जाएगा, यहां शिफ्ट कर जाएगा। कभी क्या होगा? स्लो चेंज होगा। समझ आया? तो इसका मतलब है आप लिख सकते हो when one phase is disconnected, अगर एक फेज में डिस्कनेक्ट कर दूंगा then
the resultant flux, the magnitude of the resultant flux will vary, and the speed of the rotating flux will oscillate around synchronous speed. Speed of the resultant flux will oscillate about synchronous speed. मतलब synchronous speed से कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी उससे कम हो जाएगा. सिंक्रोनस स्पीड से कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी उससे कम हो जाएगा. समझ आया? जबकि तीनों फेज अगर एक साथ काम कर रहे हैं, मान लीजिए तीनों फेज अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो सप्लाई की जो स्पीड होगी, सप्लाई में जो रेडियन में चेंज आएगा उतना ही फ्लक्स में चेंज आएगा. समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? समझ आया मेरा पॉइंट? अगर एक फेज हटा दिया तो क्या गड़बड़ होगी? तो दूसरी प्रॉब्लम हमने सीखी. पहले तो हमने सीखा कि अगर तीनों फेज को एक ही स्पेस पे, एक ही एंगल पे रख दिया जाए, स्पेस एंगल पे, तो रोटेटिंग फ्लक्स आएगा ही. ठीक है. दूसरा केस हमने पढ़ा कि अगर मान लीजिए एक फेज में हटा दूं, एक फेज को अगर मैं हटा दूं, तो फिर फ्लक्स कैसा आएगा? रोटेटिंग जरूर आएगा, बट जो रोटेशन की जो स्पीड है फ्लक्स की, वो क्या है? कभी सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा है, कभी जो रेडियन पर सेकंड है ना, और सप्लाई की जो रेडियन पर सेकंड है उससे कहीं ज्यादा है, ज्यादा रेडियन पर सेकंड से दौड़ रहा है, कभी आपका स्लो दौड़ रहा है. समझ आया? तो उसकी स्पीड ऑसिलेट करेगी अबाउट सिंक्रोनस स्पीड. किसी हाफ में ज्यादा दौड़ेगा, किसी टाइम में ज्यादा स्पीड हो जाएगी उसकी, किसी टाइम में स्लो हो जाएगी. इससे क्या दिक्कत आएगी मशीन के अंदर? देखो मैंने आपको बताया, सिंक्रोनस मशीन जहां तक होती है ना, वो लॉकिंग करके रखती है. जो स्टेटर के नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, वो रोटर के नॉर्थ एंड साउथ को लॉक करके रखते हैं. इसका मतलब जिस स्पीड से फ्लक्स रोटेट कर रहा है, उसी स्पीड से क्या करेगा? रोटर को रोटेट कराएगा, क्योंकि रोटर के नॉर्थ एंड साउथ में क्या किए हुए? लॉक किए हुए. इसका मतलब उसको भी उसी स्पीड से घुमाएगा. इसका मतलब सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमती है. समझ गए आप? बट मान लीजिए फ्लक्स ऑसिलेट कर रहा है, कभी तेज दौड़ रहा है, कभी स्लो दौड़ रहा है, तो इसका मतलब मोटर का जो रोटर है वो भी क्या करेगा? वो भी उसमें भी दिक्कत आएगी, बट उसके बाद तो इनर्शिया है, उसके पास तो इनर्शिया है. अब जबकि किसी बार इनर्शिया होता है तो उसकी स्पीड एकदम चेंज करना मुश्किल होता है, उसकी स्पीड एकदम से चेंज करना मुश्किल होता है. तो इसका मतलब वो क्या करेगा? वो चेंज करने की कोशिश जरूर करेगा, पर जितनी देर में चेंज करेगा उतनी देर में फ्लक्स फिर से चेंज हो जाएगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी फ्लक्स. इसका मतलब घूमेगा तो एक स्पीड से, बट उसकी स्पीड के अंदर ऑसिलेशंस रहेंगे उसके अंदर. जैसे देखो आप रोडवेज में ट्रैवल किए हो ना, अब रोडवेज की जब स्पीड बढ़ जाती है तो हिलने लग जाती है, पता है ना? नहीं चलो छोड़ो, हिलने मिलने का छोड़ो. रोडवेज आप कभी भी किसी बस में तो बैठे हो, गाड़ी में बैठे होगे, तो गाड़ी में अल्टीमेटली क्या होता है? आपकी गाड़ी आगे जा रही होती है, बट आपकी बॉडी ऐसे ऑसिलेट करती रहती है, आप हिलते रहते हो. ट्रेन में भी सफर किया होगा, आपकी बॉडी आगे पीछे हिलती रहती है. इसका मतलब जब आपकी बॉडी आगे जाएगी तो आपकी रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी? कम क्यों होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि गाड़ी की स्पीड है कुछ और कुछ आप आगे जा रहे हो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. और जब आप पीछे जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या होगी? बताओ. गाड़ी की स्पीड तो आगे है और आपकी स्पीड पीछे है, इसका मतलब रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी. इसका मतलब क्या होगा? आपकी जो स्पीड है आपकी विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी पॉइंट, वो एक गाड़ी की स्पीड के अबाउट क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है. कभी गाड़ी की स्पीड से ज्यादा हो रही है और कभी गाड़ी की स्पीड से क्या हो रही है? कम हो रही है. क्योंकि आप आगे पीछे दौड़ रहे हो ना, आप आगे पीछे हो रहे हो. ठीक है. इसका मतलब क्या है? जब आगे जाओगे गाड़ी इधर जा रही है और जब आप उधर मूव कर रहे हो तो आपकी रिजल्टेंट स्पीड बढ़ जाएगी, और जब पीछे आओगे रिजल्ट, तो एक्जैक्टली वही होगा मोटर के अंदर. मोटर रोटेट तो आगे की तरफ ही करेगी, बट एक बार स्पीड तेज स्लो इस तरह से करेगी, उसके अंदर हंटिंग आ जाएगी. अगर ज्यादा वेरिएशन होगा स्पीड खराब हो सकता है ना. जैसे वेरिएशन कौन सा वेरिएशन? जैसे कि मान लीजिए चल रहा है 180 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, ठीक है, और अचानक से कहता है 20 हो गया, मतलब अगर ज्यादा नहीं मैं बताता हूँ. जो रोटर का अचानक से नहीं हो सकती स्पीड से, रोटर का इनर्शिया है, रोटर के अचानक से नहीं होगा. रोटर के अंदर आएंगे फ्लक्चुएशंस, पर वो अचानक वाले नहीं आएंगे. उसके अंदर कभी अचानक से आ ही नहीं सकते, बिकॉज उसके बाद इनर्शिया है. आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? अच्छा एक बात और जरा देखिए, जो फ्लक्स की वैल्यू है इटसेल्फ, वो क्या होगी? पहले क्या था? 3/2 हमेशा 3/2 था स्टेटर फ्लक्स, मतलब 1.25 था ऑलवेज रिजल्टेंट फ्लक्स. अब क्या होगा? फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कर रहा है? 1.5 से कम है, यहाँ पे 1.5 से कम है, यहाँ पे 1.5 के बराबर है, यहाँ पे 1.5 से कम है. इसका मतलब क्या हो रहा है? 1.5 से तो क्या रहेगा? कम ही रहेगा, कभी कभी बराबर भी होगा, ज्यादा नहीं होगा. और मैंने आपको बताया था टॉर्क होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेटर फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के
रोटर फ्लक्स के मैग्नीट्यूड। अब बताओ मैग्नीट्यूड आपका क्या हो गया इसका, स्टेटर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड एक फेज हटने से कम ही हो गया 1.5 से। इसका मतलब क्या होगा, जो टॉर्क प्रोडक्शन होगा, जो ताकत आएगी मोटर के अंदर घुमाने की ताकत, टॉर्क का मतलब होता है घुमाने की ताकत। टॉर्क प्रोडक्शन जो आएगा, टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। इसका मतलब मोटर की ताकत जो है, घुमाने की कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। अगर हैवी लोड लगा हुआ था मोटर में, मान लीजिए पहले हैवी लोड लगा हुआ था और उसको आराम से घुमा पा रही थी मोटर, अब अचानक से एक फेज उड़ गया पीछे से, ट्रांसफार्मर की सप्लाई से उड़ गया। ट्रांसफार्मर में 3 फेज अलग अलग होते हैं ना, तो ट्रांसफार्मर का एक फेज उड़ गया। एक फेज उड़ने से क्या होगा, मोटर के अंदर कितनी सप्लाई आएगी, 2 फेज। अब अगर हैवी लोड लगा होता हुआ मोटर पे, तो क्या वो 2 फेज वाली सप्लाई उसको घुमा पाएगी, लोड नहीं घुमा पाएगी, घुमा नहीं पाएगी, समझ आया? क्योंकि टॉर्क कम हो गया, उससे पावर कम हो जाएगी। टॉर्क से कम हो जाए पावर कम नहीं हो जाएगी, टॉर्क इनटू स्पीड पावर होती है। टॉर्क कम हो गया भाई, स्पीड एकदम से कम नहीं होती। स्पीड इनर्शियल क्वांटिटी है, इनर्शिया रहेगा ना, जो चीज घूम रही है उसका इनर्शिया रहेगा। स्पीड एकदम कम नहीं होगी, बट टॉर्क आपका कम हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो आपका जो मोटर है वो रुक सकती है। बट मान लीजिए नहीं, मतलब वो तो ऐसा है, देखो क्या होगा, सुनो सुनो भाई क्या होगा, ये कह रहा है कि लोकिंग कैसे होगी, ये कह रहा है लोकिंग कैसे होगी, ठीक है भाई। एक बार तेज दौड़ रही है, एक बार स्लो दौड़ रही है, तो रोटर को लोक कैसे कर पाएगी। देखो मान लीजिए इमेजिन करो 2 गाड़ियां साथ साथ चल रही है और मैंने उनके बीच में चेन कनेक्ट कर रखी है। चेन समझ लो, वो पुलिंग नहीं करते एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, ठीक है, वो चेन कनेक्ट कर रखी है। वो तो पीछे लगा होता है, बट आप इमेजिन करो साइड में चल रही है, इसके अंदर भी ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, ऐसे चेन कनेक्ट कर दी। सुन लो यार, ये चेन कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब सुनो क्या होगा, इमेजिन करो कि इसकी स्पीड कभी ज्यादा है कभी कम है, इसकी स्पीड कभी ज्यादा है कभी कम है, और इसकी स्पीड एकदम से चेंज नहीं हो सकती। ये फ्लक्स है, मान लो फ्लक्स तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है ना, उसकी स्पीड तो एकदम से चेंज हो सकती है, उसका टाइम कांस्टेंट तो कम ही है। बट जो मास जिसके पास होता है ना, मैकेनिकल चीज जैसे रोटर है, उसकी स्पीड एकदम से चेंज नहीं हो सकती। फ्लक्स तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, कभी तेज जाएगा कभी स्लो हो जाएगा, माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड में कम हो जाएगा स्पीड और उतने ही सेकंड में बढ़ भी सकती है। वो तो बहुत फास्ट चेंज जाएंगे ना उसके अंदर, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। बट जो चीज आपकी मैकेनिकल है वो एकदम से चेंज नहीं कर सकती। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे जो पहले वाली बस थी, पहले वाली जो बस जा रही है, वो स्पीड उसकी अब्रप्टली चेंज हो सकती है, इंस्टेंटली चेंज हो सकती है, मतलब एक ही इंस्टेंट में चेंज। जबकि दूसरी गाड़ी जो है वो हैवी है, मान लीजिए, उसकी स्पीड एकदम चेंज हो सकती है। अब जरा देखो, उसका चेन बधी हुई है, दोनों चल रही है सेम स्पीड से, तीनों फेज दे रखे थे सप्लाई, दोनों की सिंक्रोनस स्पीड थी, लॉकिंग हो रखी थी बढ़िया से, चेन अपना आराम कर रही थी। चेन को लग रहा था कि ये तो दोनों स्टेशनरी है, मतलब चेन के रेस्पेक्ट में, तो चेन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बीच में चेन जुड़ी हुई, ये 2 गाड़ियां समझ लो और इनके बीच में चेन लगी हुई है, चेन को कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों सेम स्पीड जाएंगे। अब जरा देखो क्या हुआ, अचानक से इसका एक फेज डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट होने से कभी ये तेज दौड़ेगी कभी स्लो हो जाएगी, कभी तो इसको बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब ये तेज दौड़ेगी तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। इसको लगे तुम भी आ गया भाई, चेन खींचेगी ना उसको। अब इमेजिन करो ये स्लो होगी, अब स्लो होगी तो इसको क्या बोलेगी, चेन क्या बोलेगी, पीछे आओ तुम। इसका मतलब रोटर के ऊपर क्या लगेंगे, फ्लक्चुएशन आएंगे, कभी आगे फोर्स लगेगा रोटर में, कभी पीछे फोर्स। इसका मतलब रोटर की स्पीड तो दूसरी गाड़ी है, कभी वो स्पीड बढ़ने की कोशिश करेगी, कभी उसकी स्पीड कम, इसीलिए तो मैंने बताया उसकी स्पीड क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, बट लॉकिंग रहेगी। तो कोशिश करेगी या रोकी जाएगी, लॉकिंग रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो सिंक्रोनस स्पीड छोड़ देगी, उससे लॉकिंग हट जाएगी। लॉकिंग कब हटेगी, सुनो, लॉकिंग तब हटेगी जब उस गाड़ी के ऊपर बंदे ज्यादा बैठे हो, मतलब उसके ऊपर लोड क्या हो, ज्यादा हो। अगर लोड ज्यादा हुआ तो क्या होगा, सुनो, तो जो भाई देखो पावर सप्लाई किसके थ्रू हो रही थी, चेन के थ्रू हो रही थी, लॉकिंग हो रही थी ना पहले तो पावर सप्लाई पूरी कर रही थी। अब क्या हुआ बताओ, एक फेज हटाने से फ्लक्स की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब जो पावर जो पैदा हो रही है इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर, वो क्या होगी, कम पावर पैदा होगी। लेकिन तो चाहिए ज्यादा, क्योंकि इसके ऊपर लोड अच्छा खासा पड़ा हुआ है, इसके अंदर पावर कम पैदा हो रही है, क्योंकि इसका जो फ्लक्स था वो पावर पैदा कर रहा था इसके अंदर। अब इसके अंदर पावर कम पैदा होगी तो ये क्या होगी बताओ जरा, उतना पावर आ नहीं जितना लोड की डिमांड है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और स्लो होते ही इसकी तो चेन और टूट जाएगी। इसका मतलब ये सिंक्रोनिज्म से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, लॉकिंग जो है वो टूट जाएगी, आप समझ रहे हो, और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गाड़ी स्लो हो जाएगी, मतलब रोटर आपका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। समझ आया मेरा पॉइंट। तो इस तरह से उसका सिंक्रोनिज्म हट जाएगा और मोटर रुक जाएगी, अगर लोड हैवी लगा हुआ है। बट अगर मान लीजिए लोड कम लगा हुआ है, कम लोड लगा हुआ है तो घुमा देगी उसको, इसलिए उसके पास पावर है, एक और पावर है। अगर ये सिलेंड्रिकल ना होता रोटर,
तो इसका एक और पावर भी होती, रिलक्टेंस टॉर्क भी होता, तो वो भी एक पिक्चर में आएगा। बट अगर सिलेंड्रिकल है तो फिर तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ही होगा, बट वो फिर उस केस में एक फेज हटा दोगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। समझ आएगा मेरा पॉइंट? मुझे ये बताओ। रोटर पे होगी, रोटर हंट करेगा, एक नई स्टेबल सिचुएशन को हंट करेगा। रोटर को चाहिए आराम, कभी रोटर को आप झटका दे रहे हो आगे, कभी रोटर को दे रहे हो पीछे, तो रोटर हंट करेगा एक नई स्टेबल पोजीशन। रोटर के अंदर हंटिंग होगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी कम कम होगी, समझ रहे हो? मतलब वो दौड़ेगा स्लो हो जाएगा, दौड़ेगा फिर स्लो हो जाएगा, मतलब आप अल्टीमेटली जा तो रहे हो आगे, बट आपकी बॉडी फ्लक्चुएट कर रही है, समझ रहे हो? आपके जो रोटर है वो रोटेट कर रहा है, वो तो अल्टीमेटली तो आगे की तरफ रोटेट कर रहा है, पर एक बार तेज हो रहा है और एक बार स्लो हो रहा है, फिर से तेज हो रहा है, फिर से स्लो हो रहा है। आप समझ रहे हो? इस तरह का कंसेप्ट चलेगा, इसको बोलते हैं हंटिंग। हाँ जी, वो जो दो गाड़ी थी वो लूज चैन से कनेक्टेड थी ना सर? अगर लूज चैन तो ठीक है ना, ठीक है। अगर हम वहाँ पे मतलब आप दिल पे लेके लगते हैं। आयरन का रोड लगा दिया सर, आयरन का रोड उस दोनों के बीच में, ठीक है। तब क्या होगा? आयरन रोड को मशीन में कैसे फंसाओगे? वो तो मैंने समझाने के लिए कंसेप्ट यूज किया था। ओ भाई आयरन का रोड, आयरन रोड लगा कैसे? तो मुझे बताओ उसका इक्विवेलेंट बताओ मशीन में क्या होगा। हाँ जी बताओ, आप बताओ। ना ना ना, मैंने देखो अल्फा को फिक्स नहीं किया मैंने टाइम को चेंज किया। अल्फा को अलग लगा, ये अल्फा इक्वल टू कितने पे आ रहा था? 150 पे। ये अल्फा इक्वल टू कितने पे था? 130 पे। रिजल्टेंट आ रहा है एक पोजीशन पे नहीं, अल्फा वेरी हो रहा है। अल्फा को फिक्स थोड़ी ना किया मैंने, अल्फा फिक्स शुरू में बोला था अल्फा 0, बट मैंने बाद हटा दिया था। मैंने बोला था टाइम को वेरी करते हैं और अल्फा के साथ फ्लोट करते हैं। तो मैंने बोला एक केस में तो अल्फा 150 आ रहा है, अगले केस में अल्फा क्या हो रहा है? अल्फा की वैल्यू क्या होगी बताओ? मशीन के अंदर अगर मैं देखूं तो एक केस में अल्फा 150 पे था, यहाँ पे फ्लक्स था, अब वही सेम जब टाइम में चेंज आया वो यहाँ पे पहुंच गया फ्लक्स और उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू वो घूम गया, अल्फा इक्वल टू 130 पे आ गया। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो बेसिकली अल्फा को नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं, तो टाइम को चेंज कर रहा हूँ। अल्फा तो मेरा वेरिएबल है ना, अल्फा को तो मैंने रेफरेंस ले लिया था। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? अल्फा को मैंने फिक्स नहीं किया भाई। नहीं, रेफरेंस लेने का मतलब है वो अल्फा के साथ ही है। अल्फा बस ये एंगल मैंने अलग दिखाया कि अल्फा तो अल्फा ही है, प्लस उसमें कितना एक्स्ट्रा है, समझा? इसका मतलब प्लस 150 पे आ गई, ये 130 पे आ गया। आप समझ रहे हो? ये अल्फा के साथ है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। अल्फा मेरा वेरिएबल है, अल्फा के रेस्पेक्ट में ही एंगल, ठीक है? अल्फा मेरा वेरी कर रहा है, टाइम मैं अपनी तरफ से वेरी करवा रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि टाइम में अगर मैं 30 डिग्री का चेंज दूंगा ओमेगा टी में, तो स्पेस में कितना चेंज होगा, अल्फा में कितना शिफ्ट होगा, ठीक है? वो मैंने देखा है। हाँ जी, हेवीली लोडेड कंडीशन है जो, क्या चीज? हेवीली लोडेड वाली कंडीशन है हाँ। जिसमें रोड हेवीली, तो उसमें सर रोटर कभी-कभी स्पीड आगे ज्यादा भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। हैवी नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है? जब भी हैवी लोड होता है ना, उसमें तो रोटर घूम ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो टॉर्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, रोटर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, बस अपने आप रुक जाएगा, मोटर चल सकती है पीछे रहने की वजह से वो टूटेगा। रोक हमेशा क्या चीज होती है? सुनो, अगर कोई चीज यहाँ पे फिक्स है, अगर मैं इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करूंगा ना, ये मुझे उल्टा रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? मैं इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करूंगा, जैसे आपका हाथ मरोड़ रहा हूं, मान लीजिए कोई मेरा हाथ मरोड़ेगा तो ऑब्वियसली मैं अपोज करूंगा, मैं बोलूंगा उधर। तो ऐसा ही होता है, जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क है वो मोटर के रोटर को बोलेगा तुम इधर घूमो, पर जो रोटर जिस मैकेनिकल लोड से कनेक्ट है, जिस शाफ्ट से कनेक्ट है, और शाफ्ट किसी लोड से कनेक्ट है, वो लोड क्या बोलेगा? वो बोलेगा इलेक्ट्रिकल टॉर्क किधर लग रहा है, उसको अपोज करेगा, उल्टा लगेगा। हमेशा याद रखो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टॉर्क एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं, ठीक है? जैसे आप इमेजिन करो मेरे पास कोई मोटर है, मैं आपको एक केस समझाता हूं। ये आपको बाद में पता चल जाएगा, फिर आगे की डाउट है। मान लीजिए मेरे पास ये मोटर है और ये शाफ्ट निकली हुई है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इस शाफ्ट के ऊपर एक बेल्ट लगा दी और बेल्ट से मैं कोई दूसरा लोड घुमा रहा हूँ। बेल्ट लगा के, बेल्ट नहीं लगाते गाड़ी के अंदर नहीं होती जैसे आप इंजन में जैसे होता है, बेल्ट लगा के, या फिर आपने कभी देखा होगा, कभी आप इंडस्ट्री में गए हो, कभी किसी भी इंडस्ट्री में, हाँ जैसे आटा चक्की होती है, तो बेल्ट लगा के और हम चक्की घुमा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ दो चक्कियां घूम रही हैं, ठीक है? दो, एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर घूम रहे हैं, ठीक है? उसको घुमाने के लिए मोटर चाहिए, पत्थर घूमते हैं तभी तो क्या होता है, बीच में जो आटा होता है वो पीस जाता है, समझ रहे हो? इसके लिए कंसेप्ट है।
तो अब जरा देखिए, क्या होगा। ये जो फोर्स है इसका, जो बेल्ट वाला फोर्स है, बेल्ट इसको घुमाने नहीं देगा, ये मैकेनिकल फोर्स है। और इसको घुमा कौन रहा है रोटर को? इलेक्ट्रिकल टॉर्क। इलेक्ट्रिकल टॉर्क इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है आगे, बट जो मैकेनिकल टॉर्क है जो इस कन्वेयर बेल्ट की वजह से आया या फिर ये आटा चक्की वाले लोड की वजह से आया, वो क्या बोलेगा? वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। आप घुमा के देख लो, आप घुमा पाओगे क्या इसको? नहीं घुमा पाओगे। क्यों? आपको कौन अपोज कर रहा है? ऑब्वियसली जो 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 आटा चक्की जो ये इसके पार्ट लगे हुए हैं दो, ये अपोज करेंगे आप, समझ रहे हो? तो ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के। अब सुनो, अगर इलेक्ट्रिकल टॉर्क मेरा ज्यादा है मैकेनिकल टॉर्क से, तो घूमेगी मोटर और स्पीड बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट टॉर्क बनेगा T माइनस Tm, और वो होता है J d ओमेगा बाई dt। इसका मतलब अगर मेरा T बड़ा है Tm से, J इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? अगर T बड़ा है Tm से, तो d ओमेगा बाई dt क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एंगुलर स्पीड, पॉजिटिव। इसका मतलब मोटर की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, अगर मोटर का केस लूं मैं। और अगर मान लीजिए T लेस है मेरा Tm से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब स्पीड क्या होगी? कम होगी। और अगर बराबर हो गई तो फिर स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। जिस स्पीड पे भी घूम रहा है, मान लीजिए जिस स्पीड पे ये बराबर हो गए, जहां पे भी ये बराबर हो गए, वहां पे जो भी स्पीड होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। समझ आया? तो बेसिकली ये कंसेप्ट होता है। अब जैसे आपने लोड, जैसे आपका एक फेज हटा, एक फेज हटते ही T क्या हो गया? पहले बराबर थे, मान लीजिए पहले 3 फेज लगाए हुए थे मशीन पे, T और Tm मेरे बराबर थे, मतलब मोटर एक कांस्टेंट स्पीड पे घूम रही थी, ठीक है? अब अचानक से आपका एक फेज हटा दिया आपने, एक फेज हटाने से T क्या हो जाएगा? लेस देन Tm। लेस देन Tm होने से d ओमेगा बाई dt क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो इसका मतलब जो स्पीड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वो क्या आएगा? कम होगा, मतलब स्लो होती चली जाएगी आपकी मशीन। समझ आया? अभी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पूछ सकते हो। सर अभी जैसे मैं मैकेनिकल लोड नहीं लगाया, तब भी हम जब मोटर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेती है। हाँ, तो उस टाइम फिर वो करंट कम लेती है, वो करंट इतना ही लेती है सच दैट T और Tm क्या जाए? एक पर्टिकुलर स्पीड पे आगे बैलेंस कर जाए। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी नहीं समझ आएंगे सब, ये बेसिक पढ़ रहे हो, अभी ABCD सीख रहे हो। ये जो T माइनस Tm लिखे हैं, ये जनरेटर ये मोटर के केस में होता है, जनरेटर में उल्टा होता है। जनरेटर में प्राइमरी टॉर्क कौन सा होता है? मैकेनिकल टॉर्क। मैकेनिकल हम लगाते हैं और मैकेनिकल को अपोज कौन करता है? इलेक्ट्रिकल। मैं आपको दिखाऊंगा जनरेटर, ये जनरेटर है मेरा। अगर मैं सुनो, मैं सिंगल फेज का जनरेटर लाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में। आगे जब आप इंडक्शन मशीन पढ़ोगे, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, तब आपको समझाऊंगा, कोशिश करेंगे। मैंने 3-4 चीजें ऑर्डर करके, वो अभी एक तो अभी बन के तैयार हो रही है, वो 3 फेज का जिसमें रोटेटिंग फ्लक्स आएगा, वो अभी आ जाएगी 2-4 दिन में। उसमें आप देखिएगा, मैं जनरेटर है मेरे पास सिंगल फेज का, उसके आउटपुट में मैं एक बल्ब लगाऊंगा 60 वोल्ट का, और आप घुमाएंगे उसको, मैकेनिकल बनाया मैं, आप घुमाएं जरा उसको और 60 वोल्ट पैदा करके दिखाना, नहीं कर पाओगे। अगर मैं लोड हटा दूं, बल्ब हटा दूंगा, तब आराम से घुमा लो, तब तो आराम से घूमेगा, क्योंकि लोड ही लगाओ, ताकत नहीं लग रही। और जैसे आपका लोड लगा दिया, एकदम से ऐसा बैक मारेगा वो, आप घुमा ही नहीं पाओगे, पूरा पसीने आ जाएंगे, तब जाके 60 वोल्ट बनेगा। समझ आया? इसका मतलब क्या हो रहा है? कौन अपोज कर रहा है? जोर कौन लगाने दे रहा है? जो मैकेनिकल टॉर्क आप लगा रहे हो, उसको अपोज कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल टॉर्क अपोज कर रहा है। लेंस लो से अपोज करेगा वो उसको। जो अंदर मैग्नेट घूम रही है, उसको घूमने से अपोज करेगी। जो दूसरा टॉर्क है, उसको घूमने से अपोज करेगा। आप घुमा नहीं पाओगे, आप समझ रहे हो? तो ये उल्टे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। आपका पूरा जोर लगेगा घुमाने के लिए। अब आप सोचो, पूरे चंडीगढ़ का लोड कितना है? बहुत हैवी है। कौन घुमा रहा है उसको? पानी जो गिर रहा है, ठीक है? पानी का फ्लो कितना तेज है, पानी का फ्लो बड़ा हाई फ्लो होगा। इसका तो आप सोचिए, अगर एक भागड़ा से आ रही है, हाइड्रो स्टेशन से आ रहा है मान लीजिए बिजली, तो कितना तेज होगा पानी का फ्लो, सब कुछ बाहर ले जाएगा। इसका मतलब अगर चंडीगढ़ पे वो पानी छोड़ दूं तो पूरा चंडीगढ़ बह जाएगा। समझ आया? इतनी ताकत है उसके अंदर। समझ आया? पूरे चंडीगढ़ का लोड उठा रहा है भाई, सीधी बात है। आप 60 वोल्ट का पैदा नहीं कर सकते। 60 वोल्ट में भी आपके 5 मिनट पसीने आ जाएंगे, ठीक है? और 60 से 120 कर दूंगा तो घुमा ही नहीं पाओगे। और आप ये देख पा रहे हो ना, ये कैसे घुमा रहा है ये ऑल्टरनेटर, पीछे मोटर लगी है, ये मोटर इसको घुमा पा रही है। जरा देखिए, मैं एक और इफेक्ट दिखाता हूँ। इमेजिन करो, इस ऑल्टरनेटर में मैं पहले ही लोड लगा दूँ, इस ऑल्टरनेटर में पहले ढेर सारा लोड लगा रखा है मैंने, और फिर मैं मोटर को ऑन करूँ। मोटर की कैपेसिटी है 1.5 किलोवाट की।
मतलब 1.5 किलोवाट का अगर मैंने लोड लगा रखा है 1 किलोवाट तक का तो मोटर घुमा देगी इसको। लेकिन अगर मान लीजिए इस साइड में अल्टरनेटर की इस साइड जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है उस साइड 1 किलोवाट से ज्यादा लोड लगा तो पीछे से मैकेनिकल पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए फिर इसको घुमाने के लिए 1 किलोवाट से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी तो घूम पाएगा। अब अगर ज्यादा है मान लीजिए लोड इधर का 1 किलोवाट से, पीछे मोटर ऑन ही नहीं हो पाएगी, इसको घुमा ही नहीं पाएगी। इसलिए जब भी आप अल्टरनेटर स्टार्ट करते हो पहले एक बार लोड हटा दो। लोड हटाने के बाद उसको ऑन करो, ऑन हो गया, उसके बाद फिर लोड कनेक्ट करो और जैसे वो स्लो हो रुक जाओ, लोड मत लगाओ उसके ऊपर। अगर स्लो हो रहा है समझा, इसका मतलब हैवी लोड कर रहे हो आप, उसको ओवरलोड कर रहे हो। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? तो ध्यान रखिए बेसिकली मैकेनिकल लोड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल को अपोज करता है। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ जी, दोनों केसेस में मैक्सिमम रिएक्टेंट का कितना मैग्नीट्यूड? मैक्सिमम तो 1.5 ही होगा, बट दूसरे केस में एक फेज जब हट गया वो फ्लक्चुएट कर, कभी बढ़ रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो उससे जो टॉर्क आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वो कम आएगा। समझ रहे हो? टॉर्क की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा फिक्स नहीं रहेगी, जबकि पहले में तो फिक्स थी 3/2 था ऑलवेज। स्पीड हमेशा मैक्सिमम, स्पीड नहीं, टॉर्क ऑलवेज फिक्स रहेगा क्योंकि टॉर्क फ्लक्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। समझा? टॉर्क की वैल्यू फिक्स रहेगी, बट अगर मान लीजिए एक फेज हटा दिया आपने तो ये टॉर्क आपका वेरी कर रहा है, इसलिए आपका जो पावर है वो भी वेरी करेगी। हाँ जी, जैसे ओमेगा बनेगा वैसे मैकेनिकल टॉर्क जो बढ़ता जाएगा। कौन सा ओमेगा? जो लोड का ओमेगा है, लोड का ओमेगा है वो बढ़ेगा तो मैकेनिकल टॉर्क भी बढ़ती जाएगी। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है ना, मैकेनिकल टॉर्क का फिक्स होता है किसी भी चीज का। भाई जैसे मान लीजिए मैं आटा चक्की लगा रहा हूँ तो आटा चक्की का वो घूमने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूमने के लिए एक टॉर्क चाहिए। आटा चक्की की मोटर जो है, मशीन जो है, जो पार्ट है उनको एक पर्टिकुलर स्पीड में घुमाने के लिए एक टॉर्क की जरूरत है, माने एक पावर की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आप कोई टॉर्क चाहते हो, जैसे आप स्पीड चाहते हो 1200 आरपीएम, ठीक है, उसको घुमाने के लिए पर्टिकुलर टॉर्क चाहिए, एक मैकेनिकल टॉर्क चाहिए स्पीड में लाने के लिए, इसका मतलब एक पावर चाहिए, उसको एक पावर चाहिए, इतनी पावर चाहिए आटा चक्की को 1200 आरपीएम पे घुमाने के लिए। समझा? 1200 आरपीएम घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, मैकेनिकल टॉर्क। उतना मैकेनिकल टॉर्क जब तक नहीं आएगा तब तक वो 1200 आरपीएम पे आएगा। 1200 आरपीएम पे आने के लिए उसको एक मैकेनिकल टॉर्क चाहिए, और मैकेनिकल टॉर्क और स्पीड मिलके क्या बनाएंगे आपकी पावर। स्पीड ओमेगा में होती है, आरपीएम में नहीं होती। जब भी टॉर्क पावर निकालते हो स्पीड को किसमें लिखो? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है? तो बेसिकली ये पावर आ जाएगी। अब सुनो, इतनी पावर आपकी मशीन को देनी पड़ेगी, जो भी आपका जो घुमा रहे मोटर, इसको उस मोटर को मैकेनिकल पावर इतनी निकालनी पड़ेगी तभी आटा चक्की घूम पाएगी। अब इतनी पावर अगर वो निकाल रही है या इससे ज्यादा निकाल रही है तो कोई बात नहीं, अगर इससे ज्यादा कैपेसिटी की है मान लीजिए मोटर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जिस कैपेसिटी की ऑलवेज उतना ही निकालेगी, ना ना ना, उसके ऊपर जो लोड लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो निकाल देगी, इसके बराबर आ जाएगा, तो इसके बराबर ही निकालेगी। अगर इससे ज्यादा कैपेसिटी की है तो और बैलेंस हो जाएगा, स्टेबल पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं टॉर्क पर स्पीड की करेक्टरिस्टिक, यार ये आगे के क्वेश्चन मुझे लगता है यार अभी नहीं मत, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा ना, आपको समझ आएंगे, ABCD सीख लो पहले, ठीक है? तो मैंने बताया जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको ध्यान रखो, ठीक है? अगर 3 फेज एक साथ है तो कांस्टेंट फ्लक्स आएगा और स्पीड क्या होगी? ओमेगा, सिंक्रोनस स्पीड। जितना टाइम में चेंज आएगा, टाइम में अगर जितना रेडियन चेंज होगा उतना ही स्पेस में फ्लक्स में चेंज आएगा, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। अगर एक फेज हटा दिया तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी आपका ऑसिलेट करेगा और आपकी जो स्पीड है वो भी ऑसिलेट करेगा। समझ आया अभी? चलिए आगे बढ़ते। एक और चीज वापस आते हैं टॉपिक पे, मैं रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखिए, मैंने बताया कि जो मेरा अल्फा था, अल्फा के साथ जो फ्लक्स था, अगर मैं स्पेस के साथ देखूं तो कुछ इस तरह का है, याद है आपको? कुछ इस तरह का फ्लक्स था, कुछ इस तरह का फ्लक्स आया था, ठीक है? अल्फा 0 पे या π/2 रेडियन पे, याद है? जो हमने रिजल्टेंट फ्लक्स देखा था सिंगल फेज का, एक फेज की वजह से जो फ्लक्स आया था, मान लीजिए यहाँ पे डॉट है करंट और यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है? तो जो फ्लक्स आया था मैंने बताया था, मान लीजिए यहाँ पे रोटर भी लगा हुआ है, तो मैंने बताया था ये नॉर्थ बनेगा नीचे वाली साइड और ऊपर वाली क्या बनेगी? साउथ, क्योंकि डॉट इधर से इधर आ रहा है ना करंट, ऐसे घूमेगा। तो हाथ को घुमाइए, ऊपर की तरफ आएगा, नीचे नॉर्थ है ऊपर साउथ है, फ्लक्स ऐसे आएगा। अब सुनिएगा,
यहां से लेके यहां तक फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मैं इसका रिलक्टेंस 0 मान रहा हूं, इसका रिलक्टेंस 0 मान रहा हूं। सिर्फ एयर का गैप का रिलक्टेंस है, तो हर बात का रिलक्टेंस क्या आएगा? हर लूप, जो भी लूप बनेगा फ्लक्स का, हर लूप का रिलक्टेंस क्या आएगा? सेम। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है भाई, सदा कांस्टेंट रहेगा। और अल्फा 0 इस पोजीशन पे बोल रहा हूं, दिस इज माय अल्फा 0 पोजीशन। इस तरह का है। अगर मैं इस वेव फॉर्म को एनालाइज करूं, मान लीजिए इसकी हाइट है φm और ये -φm है, तो अगर मैं इसको फाई अल्फा को सिर्फ अल्फा के साथ देख रहा हूं, मैं इसको टाइम को नहीं देख रहा हूं, सिर्फ अल्फा के पर्सपेक्टिव में देख रहा हूं, टाइम को तो मैं देख ही रहा हूं। अगर मैं अल्फा के साथ इसको एक्सपेंड करूं, फोरियर एक्सपेंशन, तो ये बनेगा, बताओ, a और -a याद है किसी को? 4φm JN ओमेगा 2a upon JN ओमेगा पाई j n pi। ये सर ये तो ये किसकी वजह से है? अरे यार सी क्यों बता रहे हो यार? b n pi और अंदर क्या आएगा? n की जगह पे हटा दो ना, n को हटा दो, ये बनेगा, जिनको नहीं पता वो लिख लो भाई, cos of 3 अल्फा डिवाइड बाई 3 1/5 cos of 5 अल्फा। एक बार चेक कर लेना भाई, ये इसका, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसके अंदर cos अल्फा टर्म प्रेजेंट है, उसका एम्पलीट्यूड आएगा 4m/5 4πm/5। एक आएगा 3 अल्फा वाला थर्ड हार्मोनिक आएगा, और उसकी जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा 4πm/3 3 टाइम्स लेस आएगा। फिर एक फिफ्थ हार्मोनिक, फिर एक सेवंथ हार्मोनिक, उन सबसे मिलके बनी हुई है, उन सबसे मिलके ये वेव बनी है मेरी। ठीक है भाई, तो अब जरा देखिए, सही है, थोड़ा नॉर्मल है, बाहर तूफान आ गया भाई। ठीक है, हाँ जी, जरा देखिए, कोई नहीं बोले आपसे। देखिए, तो मैंने बताया कि इस तरह की वेव आएगी। अब मैंने तो सिर्फ कौन सा हार्मोनिक कंसीडर किया था? केवल फंडामेंटल हार्मोनिक कंसीडर किया। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू आई थी उसको मैंने मे बी φm ही नया नाम दे दिया था, φm। क्या अभी थर्ड हार्मोनिक भी है, फिफ्थ हार्मोनिक, अगर इनका भी असर मैं ले लूं, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, इन सब का अगर मैं असर लूं, तो जरा देखते हैं क्या होगा। तो आप लिखिए, रिजल्टेंट फ्लक्स ड्यू टू स्पेस हार्मोनिक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स इन 3 फेज सप्लाई, इन 3 फेज मोटर ड्यू टू स्पेस हार्मोनिक्स। अगर मैं स्पेस हार्मोनिक्स ले लूं तो उसकी वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स क्या आएगा, वो जरा देखते हैं। देखिए, वो जरा देखिए, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, रब कर दूं, मैंने इसको बता दिया 3 अल्फा टर्म आई है, देखना कैसे आएगी। फाई ए जो आएगा, ए फेज का फ्लक्स, वो होगा φm3, थर्ड हार्मोनिक की वजह से φm3 लिख रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू उसकी φm3 साइन ऑफ ओमेगा टी। टाइम में इलेक्ट्रिकल करंट में कोई हार्मोनिक नहीं है, आप याद रखो, फ्लक्स होता है n × I बाई रिलक्टेंस। अब करंट में के अंदर कोई हार्मोनिक नहीं है, तो इसलिए साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी रहेगा। लेकिन स्पेस में कितना हार्मोनिक आ गया? थर्ड हार्मोनिक ले रहा हूं, स्पेस में थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट है। एक बार cos अल्फा लिया था, असल में तो यहां पे ये लेना चाहिए मुझे, cos अल्फा में भी यहाँ पे जो फाई ए होना चाहिए वो होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स इनटू Im sin ओमेगा टी बाय रिलक्टेंस इनटू, बताओ इनटू क्या आएगा, बताओ, cos अल्फा प्लस cos 3 अल्फा और 1/3, जो एम्पलीट्यूड आएगा 1/3 हो जाएगा, जो भी एम्पलीट्यूड आएगा उसका 1/3 हो जाएगा। नहीं 1/3 तो होगा, जो भी एम्पलीट्यूड आएगा उसका कितना होगा बताओ, इसका 1/3 होगा। एक और भी आएगा, पाई भी आएगा ना, पाई भी तो आएगा नीचे। ठीक है, ना ना देखो, मे बी 1/पाई भी नहीं आएगा, वैसे बताता हूँ। एक मिनट जरा देखो देखो देखो, एक मिनट रुक जाओ भाई। ये जो फ्लक्स है, सुनो भाई, ये जो फ्लक्स है, किसी इंस्टेंट में ये फ्लक्स आ रहा है, और इसकी जो मैक्स वैल्यू है कौन डिसाइड कर रहा है? करंट n इंटू Im बाई रिलक्टेंस, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इसको मैं φm बोल रहा हूं,
तो पहला वाला जो हार्मोनिक आएगा वो कितना आएगा 4 फाई एम बाई पाई। अगला क्या आएगा 4 बाई 3 पाई, ऐसे आएंगे। समझ आया अभी? तो अब सुनो मैंने क्या बोल दिया, जो फंडामेंटल आएगा वो आएगा 4 बाई रिलक्टेंस इंटू पाई साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कोस अल्फा। तो इसको मैंने नया नाम दे दिया फाई एम या फाई एम वन बोल दो इसको मैं, ये बन गया फाई एम। और इसका असर मैं देख चुका हूं भाई, साइन ओमेगा टी इंटू कोस अल्फा, इसका असर मैं देख चुका हूं। अब अगला क्या आएगा फिर, अगला थर्ड हार्मोनिक आएगा, स्पेस हार्मोनिक थर्ड वाले की वजह से आएगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड अलग आएगा। उसको मैं क्या लिखूं बताओ, यहाँ पे 3 अल्फा कर दो ना, करो जरा देखिए भाई। और तो थर्ड हार्मोनिक जो आएगा वो क्या आएगा 5m3, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5m3, और अंदर क्या आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी कोस 3 अल्फा। क्या कहते हैं, सही बात है। ऐसे ही फिफ्थ हार्मोनिक आएगा, ऐसे ही सेवंथ हार्मोनिक आएगा। बस एम्पलीट्यूड मेरा 5m1 था, वहां पे 5m3 हो गया, बस और कुछ नहीं। क्लियर है अभी? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? इस तरह का बने। अब सुनिए एक बात और मैं बता दूं, आगे बढ़ते हैं जरा देखिए। इसका असर तो मैं देख चुका हूं, मैंने बोला था हायर हार्मोनिक अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं स्पेस हार्मोनिक, तो मैं ये ले चुका हूं। अब ये तो ए फेज का था ना, ऐसे अगर बी फेज की बात करूं तो क्या आएगा, ये आएगा 5m1, ये तो एम्पलीट्यूड उतरेगा रहेगा, बट यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा टी माइनस 120, बी फेज का करंट शिफ्ट होगा ना, और फ्लक्स क्या आएगा कोस ऑफ अल्फा माइनस 120। सही बात है भाई। थर्ड हार्मोनिक बताओ क्या है, बी फेज का थर्ड हार्मोनिक वाला फ्लक्स क्या आएगा 5m3, मैग्नीट्यूड मेरा सेम रहेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120, बी फेज में ये होता है, और अल्फा की जगह पे क्या कर दो कोस ऑफ 3 इंटू अल्फा माइनस 120, बी फेज का ही आ जाएगा। अच्छा अगर फिफ्थ हार्मोनिक और होता बताओ जरा यहाँ पे, तो ए फेज में ये होता 5m5 साइन ऑफ ओमेगा टी कोस ऑफ 5 अल्फा। स्पेस हार्मोनिक ले रहा हूँ बस मैं, टाइम में कोई हार्मोनिक नहीं ले रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है वो मेरी साइनसॉइडल आ रही है, बट स्पेस के अंदर जो फ्लक्स है डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हार्मोनिक्स है। अगर मैं उसके अंदर हार्मोनिक्स ले लूँ तो ये बनेगा। ठीक है भाई, तो ये थर्ड बनेगा। फिफ्थ क्या बनेगा मुझे बताओ 5m3 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, क्योंकि ये सब बी सप्लाई है ना, तो बी सप्लाई का करंट 120 डिग्री शिफ्ट होता है ना, M5 होगा M5। अगला करो सर, और फिर इनका रिजल्ट निकालो। ए फेज का तो निकाल चुके हैं, बी फेज का निकालना नहीं, सॉरी ये थर्ड हार्मोनिक की वजह से आप निकालना, बताओ क्या आएगा। हाँ जी दोस्तों, अब जरा देखो, फंडामेंटल की वजह से तो करंट निकाल चुके हैं, रिजल्टेंट फ्लक्स हम निकाल चुके हैं ना। फंडामेंटल की वजह से तो रिजल्टेंट फ्लक्स हम निकाल चुके हैं, प्रॉब्लम तो थर्ड हार्मोनिक की वजह से है और फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से, उनकी वजह से रिजल्टेंट निकालना बाकी है। यहाँ पे क्या आएगा जरा कोस ऑफ 5 इंटू अल्फा माइनस 120। सही बात है। सी फेज और लिख दो 5c, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आगे यूज होगा, मैं पहले बताता हूँ, उसके लिए कर लो इसको। ठीक है, 5m1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120, करंट आपका सी फेज का लीड कर गया, उसके अंदर कोई हार्मोनिक नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा कोस ऑफ अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस 5m3 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री इंटू कोस ऑफ 3 इंटू अल्फा प्लस 120 डिग्री, 5m5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री कोस ऑफ 5 ऑफ अल्फा प्लस 120 डिग्री। समझ आएगा? ये सी फेज का फ्लक्स है। फंडामेंटल हार्मोनिक है स्पेस का, थर्ड हार्मोनिक है स्पेस का, फिफ्थ हार्मोनिक है स्पेस का। ठीक है, ये बी फेज, ये ए फेज। अब सुनो, फंडामेंटल की वजह से तो हम निकाल चुके हैं, रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ, रिजल्टेंट क्या था इसकी वजह से, इन तीनों का अगर मैं ऐड कर दूं, ये बनेगा 3/2 5m साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा, ये आ गया 5r। रिजल्टेंट बता रहा हूं भैया क्या आया था। अब बताओ थर्ड हार्मोनिक की वजह से रिजल्टेंट क्या आएगा, देखें थर्ड हार्मोनिक की वजह से रिजल्टेंट देखते हैं। देखें cos 3 अल्फा, यहाँ पे क्या है cos 3 अल्फा माइनस 360, तो 360 तो जीरो ही होता है, क्या आ गया cos 3 अल्फा। और अगला ये बताओ cos 3 अल्फा प्लस 120 into 3 अगेन क्या बनेगा
अगेन 360, अगेन cos अल्फा cos 3 अल्फा। आप तीनों को जोड़ो, cos 3 अल्फा cos 3 अल्फा cos 3 अल्फा, 5m3 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 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या आएगा sin ओमेगा t minus 120 sin ओमेगा t plus 120। इसका मतलब स्पेस के थर्ड हार्मोनिक की वजह से कोई फ्लक्स नहीं पैदा होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स जीरो आएगा। लिख लो यहाँ पे जीरो आएगा। थर्ड हार्मोनिक, अगर स्पेस हार्मोनिक है, स्पेस हार्मोनिक की बात हो रही है, स्पेस हार्मोनिक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अगर स्पेस में थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट है, फ्लक्स में थर्ड हार्मोनिक है, स्पेस के रेस्पेक्ट में, स्पेस का थर्ड हार्मोनिक जो है उससे जो रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा वो जीरो आएगा तीनों फेज का। ठीक है जी, आगे बढ़े। हाँ जी, फिर उसमें cos 3 अल्फा माइनस 120 cos 3 अल्फा माइनस 120 नहीं आएगा, अल्फा माइनस 1, अल्फा में शिफ्ट है ना। एक्चुअल में तो एक्चुअल पोजीशन देखो, एक अल्फा थी यहाँ पे, ए के रेस्पेक्ट में बी कितना है 120, तो अल्फा अगर ए का है तो बी का क्या आएगा अल्फा माइनस 120। थर्ड हार्मोनिक है तो बाहर 3 रखो ना, बाहर 3 रखो, नहीं समझे भाई। ए की पोजीशन ये है, बी की पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में है भाई, तो अल्फा की जगह अल्फा माइनस 120 करना पड़ेगा। 3 तो बाहर है मेरा, 3 तो मेरा बाहर है, समझ रहे। तो ये बनेगा। अब सुनिए भाई, फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से देखते हैं, बताइए यहां पे क्या बनेगा 5 अल्फा माइनस क्या बना 600, 600 को क्या लिखे माइनस 600 है, माइनस 600 को क्या लिखे माइनस 600 का मतलब है माइनस 240, माइनस 600 देखो ना यार, माइनस 360 माइनस 240, 240 कहाँ पे आएगा हाँ माइनस 240 यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ से चले माइनस 360 माइनस 240, टोटल माइनस 600 हो गया। तो माइनस 600 को मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस 120, तो इसकी जगह पे प्लस 120 करता हूँ, तो 5 अल्फा प्लस 120 डिग्री, सही बात है। अगला क्या बनेगा 5 अल्फा माइनस 120 बनेगा, प्लस 600 बनेगा, तो प्लस 600 का एंटी क्लॉकवाइज चलो, अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलो। ये तो 360 और ये 240 यहाँ पे आ गए, तो कितना बने 240 यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा बताओ जरा माइनस 120। तो 5 अल्फा माइनस 120 बनेगा, 5 अल्फा माइनस 120। अब बताओ रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो देखें इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं बनेगा इसका। अब चल देखिए इसका बनेगा 3/2 5m1 ये था 5m5 बनेगा, ये 3/2 5m5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 अल्फा बनेगा, नॉट माइनस। क्यों नहीं माइनस आएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे 120 है, यहाँ पे इसमें 100 प्लस 120 है, इसमें माइनस 120 था ना यहाँ पे बी फेज में, इसमें क्या है प्लस 120 है, समझ आया। अच्छा इसके सी फेज में माइनस 120 था, इसमें सॉरी प्लस 120 था, इसमें क्या है यहाँ पे, इसका मतलब इसका जो बी था वो कहाँ पे आ गया सी में आ गया, फिफ्थ में, आप समझ रहे हो। तो ये उल्टा आएगा, प्लस आएगा, चेक करके देख लो, जोड़ के देख लो ना यार, तीनों को सीधी बात है, प्लस आएगा। अगला सुनिए, फिफ्थ के बाद क्या आएगा 7th, अब 7th आएगा प्लस 3/2 5m7 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस आएगा उसमें माइनस 7 अल्फा, माइनस 7 अल्फा। नेक्स्ट 7 के बाद और क्या आएगा 9 जीरो आएगा, क्यों चेक करके देखो, यहाँ पे 9 अल्फा करो, यहाँ पे 9 अल्फा माइनस 120 कर दो, तो 9 अल्फा माइनस 9 इंटू 120 बनेगा, तो क्या बनेगा अगेन जीरो बन जाएगा 9 इंटू, इसका मतलब ट्रिपलेन हार्मोनिक सारे क्या होंगे ट्रिपलेन कौन से होते हैं बताओ, 3 के ऑड मल्टीपल को, 3 के ऑड मल्टीपल को ट्रिपलेन बोलते हैं, सारे ट्रिपलेन हार्मोनिक एब्सेंट होंगे। 9 के बाद सीधा कौन सा आएगा 11th, आप चेक करके देखो। लेकिन यहां से हमने क्या सीखा, हमने यहां से एक और चीज सीखी, जरा देखो यहां से हमने सीखा कि ये जो है इसकी जो स्पीड है डी अल्फा बाई डी टी वो ओमेगा है, जो स्पेस हार्मोनिक फंडामेंटल की वजह से आ रहा है फ्लक्स। सुन लो यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, आगे फंसोगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। डी अल्फा बाई डी टी जो यहाँ पे आएगा, जो स्पीड आएगी फंडामेंटल की वजह से, जो फ्लक्स आया उसकी वजह से क्या आएगी ओमेगा। जो फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से जो स्पीड आएगी डी अल्फा बाई डी टी वो क्या आएगी माइनस ओमेगा बाई 5। इसका मतलब ये उल्टा रोटेट करेगा, ये आपका उल्टा रोटेट करेगा। किससे उल्टा रोटेट करेगा,
जिधर फंडामेंटल फ्लक्स रोटेट कर रहा है उससे उल्टा रोटेट करेगा। कितनी स्पीड से रोटेट करेगा? जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई का जो रेडियन पर सेकंड है उसके 1/5 स्पीड से रोटेट करेगा। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। देखना हंटिंग, नहीं सॉरी हंटिंग कह रहा हूँ, कोकिंग क्राउलिंग पढ़ोगे आप आगे, ठीक है? वो पता चलेगा। कई बार रोटर लो हो जाता है, उसे वो पता चलेगा आपको क्यों, ठीक है? अब नेक्स्ट आप बताइए, 7th हार्मोनिक की वजह से क्या आएगा? तो स्पेस में 7th हार्मोनिक है, उसकी वजह से क्या आएगा? सेम डायरेक्शन में घूमेगा। कौन सी स्पीड से? ओमेगा बाई 7 स्पीड से। इसका मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड है, सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है उसके 1/7 से सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसका मतलब फ्लक्स सिर्फ अकेला यही नहीं है अगर हार्मोनिक्स को कंसीडर करोगे, और हार्मोनिक्स एक्चुअल में होते हैं। हार्मोनिक्स को आप एलिमिनेट कर नहीं सकते हो। आप एयर गैप कभी भी जो फ्लक्स होता है वो प्योर साइन वेव कभी नहीं होता, कोसाइन वेव कभी नहीं होता प्योर। तो ये आप सोचते कि थर्ड हार्मोनिक नेगलेक्ट कर दूंगा, ये वाले हार्मोनिक आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, समझ आया? ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी वजह से क्या होगा, जो फ्लक्स की जो स्पीड है वो क्या होगी, अलग अलग स्पेस हार्मोनिक की वजह से अलग अलग स्पीड आएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई यहाँ पे, मैंने एक्चुअल में प्रैक्टिकल केस नहीं कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकल केस लूंगा तो जो साइन जो सप्लाई मैंने ली है उसके अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, उसमें भी हार्मोनिक्स होते हैं और स्पेस में भी हार्मोनिक्स होते हैं, समझे? तो क्या करें फिर तो एक्चुअल प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। नहीं, वो तो और मुसीबत वाला काम है। हाँ जी, सही बता दो, मुसीबत वाला काम है, ठीक है? बट फिलहाल तो मैं यही यहाँ तक ही करवा रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ सप्लाई मेरी बैलेंस है, उसके अंदर कोई हार्मोनिक नहीं है, प्योर साइन वेव या कोसाइन वेव, और मेरा स्पेस के अंदर हार्मोनिक्स, मेरे स्पेस के अंदर हार्मोनिक्स है। समझ आ भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 7th हार्मोनिक की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो किधर रोटेट करेगा, अगर 3 फेज सप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक लास्ट पार्ट है इसमें रोटेटिंग फ्लक्स पे, उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ जी सर, जो हमने कहा था कि जो स्ट्रेट लाइन आती है फ्लक्स के केस में, हमने उसको हार्मोनिक्स में डिवाइड कर दिया वेवलेंथ। कौन सा स्ट्रेट लाइन? हाँ, वो जो ये रेक्टेंगुलर वेव जो आती है। हाँ जी, हमने उसको लेके क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि सबका रिजल्टेंट तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। सबका रिजल्टेंट क्या कह रहे हो? जो हार्मोनिक्स है सबका स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऑब्वियसली जब इसको ऐड करेंगे। आप ये रिजल्टेंट फ्लक्स तो ये है, ये सर इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको कैसे यूज करोगे? मतलब तोड़ के कर रहे हैं। ऑब्वियसली दौड़ साइन या कॉस में चाहिए ना अपने को, तभी तो आप बता पाओगे ट्रैवलिंग है कि स्टैंडिंग है। क्योंकि ट्रैवलिंग स्टैंडिंग तो साइन या कॉस में हम बता पाते हैं नहीं, तो उसको साइन या कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा ना। आप समझे ना पॉइंट? चलो देखें अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया, अब सुनिए एक लास्ट प्रॉब्लम और आती है इस पे, सुनिए रोटेटिंग प्रॉब्लम पे, रोटेटिंग फ्लक्स पे एक लास्ट प्रॉब्लम और है, और वो ये है कि अगर मैं ए और बी फेज को इंटरचेंज कर दूं, अगर 3 फेज की मशीन के अंदर ए और बी फेज को कोई भी दो फेज अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो उससे क्या होगा? आप लिखिए, प्रॉब्लम लिखिए, आपको समझ आएगा ये हार्मोनिक वाला। कितने लोगों को ईमानदारी से बताओ समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, बट मैं देखना चाहता हूँ। एक और भाई, 2, तो आप एक बार वीडियो देखना भाई दोबारा से। एक और बात बता दूं मैं, एक पहले भी रिकॉर्डेड, इसके 2 वीडियोस हैं यूट्यूब पे। एक पहले सिग्नल एंड सिस्टम में रिकॉर्ड किया गया, वहाँ पे भी स्पेस हार्मोनिक मैंने समझा रखी, जब 4 ईयर समझा रहा था। तो सिग्नल सिस्टम में भी एक मिलेगा, एक अलग से वीडियो मिलेगा रोटेटिंग फील्ड करके एंड ट्रैवलिंग फील्ड करके। एक मशीन के अंदर अभी हम डाल रहे हैं ये वीडियो, ठीक है? तो उसके अंदर भी यहाँ पे भी उसको उससे देख लेना, वो भी मैंने समझाया हुआ है। वो थोड़ा और बेहतर वे में है, बिकॉज उस टाइम क्लास खाली होती है तो हम लोग थोड़ा रूटीन जो रिदम होता है उसमें चलते हैं, अदरवाइज आप इंटरप्ट कर देते हो बीच में। कंसेप्ट जो होता है उसमें कोई डाउट आ जाते हैं तो फिर वो क्वेश्चन कंसेप्ट छूट जाता है, तो वो देख लेना, उससे अभी आपको समझ आ जाए। चलिए अभी आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखिए लास्ट केस इसके लिए। मान लीजिए मैंने 2 फेज इंटरचेंज कर दिए और मैं इस बार हार्मोनिक कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, स्पेस हार्मोनिक कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, और ना ही टाइम हार्मोनिक कंसीडर कर रहा हूँ, ना ही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हार्मोनिक ले रहा हूँ, और ना ही मैं स्पेस हार्मोनिक कंसीडर कर रहा हूँ। बट मैंने क्या किया, मैंने 2 फेज को इंटरचेंज कर दिया। जो मोटर के अंदर 2 फेज लगे होते हैं, ए बी सी, कोई भी 2 ले लो, बी और सी, उनको इंटरचेंज कर दो, ठीक है? जरा देखिए, तो आप बताओ, मुझे ये बताओ फाई ए क्या बनेगा? फ्लक्स ए फेज का फ्लक्स, ए फेज का फ्लक्स बनेगा फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी कोस अल्फा। मान लीजिए ये था ए फेज का, बी और सी को इंटरचेंज कर दिया, कनेक्शन उल्टे कर दिए, तो जो सी का फ्लक्स था वो किसका आ जाएगा? बी का। इसका अंदर फाई बी इज इक्वल टू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 कोस ऑफ
अल्फा प्लस 1 नहीं 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 माइनस क्या है? ये वही रहेगा, ये बदल जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि पोजीशन वही की वही है, अभी की पोजीशन वही की वही है। क्या चीज चेंज कर दी है? बस सप्लाई पॉइंट चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज हुआ। ध्यान रखिएगा, गलती होगी यार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाई सी। नेक्स्ट बोलिए फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 कोस ऑफ अल्फा प्लस 120। ये आ गया मेरा फाई सी का। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताओ भाई रिजल्टेंट क्या है? तीनों को जोड़। मैंने कोई हार्मोनिक कंसीडर नहीं किया भाई, मैंने कोई हार्मोनिक कंसीडर नहीं किया है। स्पेस हार्मोनिक्स नेग्लेक्टेड, टाइम हार्मोनिक्स नेग्लेक्टेड। करें भाई, बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट बताइए क्या आएगा? 3 5 m/2 है जी 3 5 m/2 3 phi m by 2 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा sin ओमेगा टी प्लस अल्फा है। बोलिए भाई, क्या ये आ रहा है? चेक करके देख लो। इसका मतलब जो फ्लक्स रोटेट करेगा डी अल्फा बाई डी टी करके देखो ना, सेम वही स्पीड ऑफ रोटेशन क्या आएगी? माइनस ओमेगा। पहले केस में किधर रोटेट कर रहा था? ओमेगा स्पीड से। फ्लक्स पहले मान लीजिए इधर रोटेट कर रहा था ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करेगा? अगर दो फेज इंटरचेंज कर दिए तो उल्टा रोटेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी मोटर के अंदर मैंने दो सप्लाई उल्टी कर दी तो उसके अंदर फ्लक्स उल्टा हो जाएगा। फ्लक्स उल्टा होने की वजह से जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के। बट उसमें डायरेक्शन का भी पंगा होता है, डेल्टा। वो डेल्टा नहीं था, उल्टा हो जाएगा। दो के बीच का एंगल जो था ना, स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच का, वो नेगेटिव हो जाएगा एक तरह से। वो आपको पता चलेगा बाद में। बट क्योंकि मेरा फ्लक्स उल्टा हो जाएगा, फ्लक्स उल्टा होने की वजह से जो टॉर्क है, टॉर्क प्रोडक्शन वो उल्टा हो गया, फोर्स उल्टा हो जाएगा। आप समझ लो ना, सीधी बात है। पहले नॉर्थ और साउथ के साथ लॉक किया हुआ था और फ्लक्स इधर घूम रहा था, रोटर को भी किधर घुमाएगा? सेम डायरेक्शन में घुमाएगा, लॉकिंग है ना। अब फ्लक्स उधर घूम रहा है तो मोटर के रोटर को भी किधर घुमाएगा? उधर ही घुमाएगा ना, लॉकिंग हो रखी है यार। मोटर रोटर के अंदर नॉर्थ एंड साउथ होते हैं यार। देखो स्टेटर के अंदर दो पोल बने, नॉर्थ एंड साउथ। रिजल्टेंट पहले नॉर्थ एंड साउथ किधर रोटेट कर रहे थे? पहले मान लीजिए इधर रोटेट कर रहे थे, तो ये रोटर के नॉर्थ एंड साउथ को लॉक करके रखते हैं, तो रोटर को भी किधर घुमाएंगे? सेम डायरेक्शन में। अब आपने क्या किया? दो फेज उल्टे कर दिए, तो ये नॉर्थ और साउथ, स्टेटर का नॉर्थ और साउथ किधर घूमेगा? फ्लक्स का उल्टा घूमेगा। तो रोटर के जो नॉर्थ एंड साउथ है उनको भी क्या करेगा? लॉक करके रखेगा और उल्टा घुमाएगा। समझ रहे हो आप यहाँ पर? तो बेसिकली जो मोटर है आपकी वो उल्टा रोटेट करेगी। क्लियर है? फ्लक्स उल्टा हो गया माने टॉर्क उल्टा हो गया माने उल्टा रोटेट करेगी। ठीक है, ये आपको आगे पता चलेगा। ओमेगा उल्टा हो गया, ओमेगा उल्टा होने से टॉर्क उल्टा हो जाता है, क्योंकि टॉर्क क्या होता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे हम। टॉर्क का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, तब आपको पता चलेगा। वो ओमेगा पे डिपेंड करेगी। ठीक है, डायरेक्शन उसकी, टॉर्क की डायरेक्शन डिपेंड करेगी। ठीक है, तो देखते हैं फ्लक्स पे डिपेंड करेगी, फ्लक्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, किधर रोटेट कर रहा है फ्लक्स। ठीक है, उस डायरेक्शन में टॉर्क आएगा। तो चलिए, तो मेरा मोटर मशीन जो है उल्टा रोटेट करेगी। ठीक है, चलिए एक और बात, तो मैंने यहाँ पे बताया इसी तरह से अगर स्पेस हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते, मान लीजिए कनेक्शन उल्टे कर दिए और स्पेस हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते मान लीजिए, तो सारे जो हार्मोनिक्स थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जो पहले थे उससे क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। बताओ, जो फंडामेंटल था उसकी सेम डायरेक्शन में कौन सा था? 7th। थर्ड तो है ही नहीं, 9th भी नहीं है और 15th नहीं है। ट्रिपलेट हार्मोनिक कौन से होते हैं? 3 के ऑड मल्टीपल, 3, 9, 15, 21, ये नहीं है। अब बताइए, जो पहला हार्मोनिक है स्पेस हार्मोनिक फंडामेंटल, वो ओमेगा स्पीड से रोटेट करेगा सेम डायरेक्शन में। मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे मान लो क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब सुनो, जो थर्ड हार्मोनिक आएगा वो तो एब्सेंट है, स्पेस हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक कैसे आएगा? उल्टा, लेकिन स्पीड क्या होगी उसकी? स्लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए। इसका मतलब एक चल देखिए, एक और बात बता दूं मैं, फंडामेंटल मोटर को इधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा, 7th हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक उल्टा और 7th हार्मोनिक सेम। इसका मतलब जो नेट रोटेशन होगा वो किसकी वजह से होगा? रिजल्टेंट फ्लक्स की वजह से। टोटल सारे हार्मोनिक ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा
उसकी वजह से होगा नेट, समझा। बट एक प्रॉब्लम हो सकती है इससे, मोटर लॉक हो सकती है, तो आप पढ़ोगे आगे कि मोटर कैसे लॉक होती है। मोटर लॉक हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि मोटर घूमे ही ना, जैसे सप्लाई दी, वो आप आगे पढ़ोगे, वो बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, वो तो बाद में पढ़ाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेरे अगर मान लीजिए मैंने सप्लाई को उल्टा कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो फंडामेंटल उल्टा हो गया। पहले इधर घूम रहा था फंडामेंटल, अब किधर होगा, इधर। फिफ्थ हार्मोनिक किधर था, पहले इधर था, फिफ्थ हार्मोनिक आपको किधर घूमेगा, सारे उल्टे हो जाएंगे, सीधी बात, सारे के सारे उल्टे हो जाएंगे, करेक्ट, वो रिलेशन वही रहेगी, उल्टे हो जाएंगे। समझ आ भी आपको। तो दो फेज उल्टा करते ही क्या होगा, फ्लक्स आपको उल्टा रोटेट करेगा, तो मोटर भी आपका उल्टा रोटेट करेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा 3 फेज फ्लक्स मैं रेस्ट दे रहा हूँ,